नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन फॉर द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। टू माय लेफ्ट इज डॉक्टर आलोक कुमार हु इज़ पीएचडी होल्डर इन स्पेशल एजुकेशन और ही इज़ मैनेजिंग सेक्रेटरी ऑफ मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी. And to my extreme left is Dr. Kamal Nayan, who is also a special educator and specialist at Tamanna and नई दिशा. ये दोनों एक्सपर्ट हमें आज के बारे में, आज का जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी उनके व्यूज़ हैं, कोई आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट से जो भी अपने क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर आउट कर सकते हैं. तो आइए हम एक्सपर्ट्स के साथ अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. वेलकम सर. सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, फोकस है, वो है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ऊपर और उनके बारे में हम देखेंगे कि उनको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन किस तरीके से हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए. तो जैसे हमारे पिछले कॉन्फ्रेंसेस में भी हमने व्यूअर्स को बताया है कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन किस तरह के होते हैं, किन तरह की इम्पेयरमेंट्स उनमें पाई जाती हैं. तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज की जो हमारी डिस्कशन है आप उसमें क्या कवर करने वाले हैं और किन चीज़ों के बारे में व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे. नमस्कार. मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिकली ऑटिज्म जो है एक कंप्लीट डिसऑर्डर है जिसमें कि बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे बिहेवियर्स बच्चों के साथ होते हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द पर्सन विद ऑटिज्म, एंड सेकेंड इज़ द करिकुलम फ्लो, कि जो उसको पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से हम उसको पढ़ाएं जो कि वो बच्चे को या व्यक्ति को आराम से हम उसको सिखा सकते हैं. और फिर बीइंग एक्सपर्ट, आप अगर स्पेशल एजुकेटर हैं या टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस बच्चे का जो स्किल का असेसमेंट है वो कैसे करें. तो हम एक कम्प्रिहेंसिव स्किल असेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे. और जो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर ऑटिज्म जो है वो बिहेवियर बेस्ड एक सिंड्रोम है, एक डिसऑर्डर है. तो हम लोग थोड़े से बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि जो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के पॉइंट्स हैं, जो ट्रांजिशंस के पॉइंट्स हैं कि स्कूल से वर्क और वर्क से स्कूल कैसे वो बच्चा करेंगे उसके बारे में. और फिर कुछ डिस्कस करेंगे जो कि पॉजिटिव सपोर्टिंग बिहेवियर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे आज. तो बेसिकली आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसमें जो हमारे सब टॉपिक्स होंगे, कहें तो हम जिन मेन पॉइंट्स पे हम फोकस देंगे उसमें हम पीडीडी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको किस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम किस तरह वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. और साथ के साथ जैसे आपने बताया कि ऑटिस्टिक बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उनको सपोर्ट देना चाहिए. तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे पीडीडी के बारे में हम लोग जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसको हम लोग सिर्फ ऑटिज्म कह के ही नहीं छोड़ते हैं. उसमें अगर हम स्लाइड को देखें तो उसमें है हमारे पास 4 तरह का जो एक कंबाइंड डिसऑर्डर है, जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, रेट्स डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है और अस्पर्गर डिसऑर्डर है. इस चारों को कंबाइंड करके हम लोग पीडीडी कहते हैं. तो इसमें से हमें ये चीज़ पता करना होगा कि ऑटिज्म हम किसको कहेंगे, रेट्स डिसऑर्डर किसको कहेंगे, या चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर किसको कहेंगे, या अस्पर्गर डिसऑर्डर किसको कहेंगे. तो हमें एक एक करके सबके बारे में जानना पड़ेगा. जैसे हम एक ऑटिज्म के बारे में अगर देखें तो उसमें क्या कहते हैं हम, इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं और 3 ग्रुप्स में ABCD करके जो डोमेन लिखे हुए हैं. इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो ऑटिज्म को आइडेंटिफाई करना, स्क्रीन करना, उसके लिए हमें ये पता करना होगा कि हर एक, सपोज करें कि अगर ग्रुप 1 में हैं तो इसमें कम से कम 2 आइटम होना चाहिए. अगर फिर ग्रुप 1 का जो इसे कहा जाता है कि total impairment in social interaction, impairment in multiple non-verbal behaviors, failure in relationship, lack of spontaneous enjoyment, interest or achievement, lack of social emotional
रेसिप्रोसिटी मीन्स अगर इसमें से कोई दो चीज बच्चे में है तो हम लोग, और जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें अगर ग्रुप 2 में देखते हैं तो क्वालिटी इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, जैसे डिले, टोटल लैक इन स्पोकन लैंग्वेज, और इम्पेयरमेंट टू इनिशिएट और सस्टेन ए कन्वर्सेशन विद अदर्स, स्टीरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, लैक ऑफ वेरी स्पॉन्टेनियस। सो अगर इसमें से कोई एक ग्रुप 1 में से दो और ग्रुप 2 में से एक, या फिर ग्रुप 3 में से कोई एक, इस ग्रुप 3 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये है रिस्ट्रिक्टेड, रिपीटेटिव और स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। अगर हम इसको पूरे थोड़े से इसको और हम थोड़ा सा अंदर इसके अंदर जाएं तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है वो बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, बार बार एक ही तरह का स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स होता है। तो हम इस तरह से अगर जो हमने अभी आपको चेकलिस्ट दिखाया उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर ग्रुप 1 में अगर कोई बच्चा जो है कि कोई 2 बिहेवियर करता है, या फिर ग्रुप 2 में कोई एक बिहेवियर करता है, या ग्रुप 3 में कोई 2 बिहेवियर करता है, तो इस तरह से हम स्क्रीन कर सकते हैं ऑटिस्टिक बच्चे को। तो मतलब ये हमने क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ, जो ये क्राइटेरिया है ये जो है पूरे WHO का जो DSM डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग मैनुअल है उसके, या ICF है उसके थ्रू जो है ये क्राइटेरिया है। अगर ये सब चीज है बच्चे में तो हम वी कैन गो थ्रू द नेक्स्ट फर्दर असेसमेंट ऑफ द ऑटिज्म, ठीक है। और अगर हम और ऑटिज्म में देखते हैं ना तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो जन्म के तीसरे साल के बाद हमें पता चलता है कि उसमें ऑटिज्म है या नहीं। अगर हम फिर से एक बार नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं तो इसमें जो है सबसे पहला जो है डिलेड और एबनॉर्मल फंक्शनिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विथ ऑनसेट प्रायर टू द एज 3। तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि 3 साल से छोटे बच्चे का जो है ऑटिज्म डायग्नोस होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें सबसे, और जो 3 मेन सिंबल इसमें दिया गया जिससे कि हम ऑटिज्म को पहचान सकते हैं कि अगर सोशल इंटरेक्शन में थोड़ी कमी है या डिले है बच्चे में, लैंग्वेज में या सोशल कम्युनिकेशन में थोड़ी कमी है, या सिंबॉलिक और इमेजिनेटिव प्ले, जैसे कि बच्चा कभी पाउडर से खेल रहा है, कभी पानी से खेल रहा है, हवा से बात कर रहा है। तो अगर हम इस तरह की चीज को देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये 3 चीज में कि कहीं ना कहीं बच्चे में ऑटिज्म का सिम्टम्स आ रहा है। तो इस तरह से तो हम ऑटिज्म को पहचान सकते हैं। फिर अगर हम देखें ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए क्योंकि अभी ये थोड़ा सा एक बर्निंग इश्यू है। तो अगर हम देखते हैं कि कहीं कहीं किसी जगह पर अगर हम किसी कम्युनिटी का हम एथेंसिटी देखें या फिर उसका जेनेटिक इश्यूज देखें किसी फैमिलीज का, तो 10,000 पॉपुलेशन में 2 से 20 लोग ऑटिज्म हो सकते हैं। और अगर जेंडर इशू देखते हैं तो 4 to 5 टाइम्स मोर कॉमन इन बॉयज में ज्यादा पाया जाता है, लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। और 1/3 ऑटिस्टिक जो पर्सन होते हैं वो अपने एडल्टहुड लाइफ को पूरी इंडिपेंडेंटली लीड कर सकते हैं। ये जो है प्लस पॉइंट है, जो आज का टॉपिक है उसके लिए काफी प्लस पॉइंट है। और कभी कभी क्या होता है कि जो 3/4 ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो have the IQ below 70 मीन्स कि थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन से उसका कनेक्शन होता है कि वो मेंटल रिटार्डेशन विद ऑटिज्म भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि बच्चे को, ये नीचे का जो पॉइंट था वो हमने अभी पीछे बताया कि जो सोशल इंटरेक्शन है इसमें कमी है। तो अगर हम देखें तो ऑटिज्म जो है कि आज के डेट में एक काफी एक बर्निंग इशू है हमारे इसमें डिसेबिलिटी सेक्टर में। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा जो है कि हम ट्रीटमेंट के पैटर्न को देखें कि कैसे हम इसका रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचें या मेडिकल हेल्प के बारे में सोचें। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये जो एक सोशल और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, तो बच्चे या व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो अपनी नीड को, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा ट्रीटमेंट के पैटर्न्स को भी हमें देखना होगा। इसके लिए हमें एक इफेक्टिव प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, जैसे कि हम बच्चे के सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काफी जोर दें, या फिर स्ट्रक्चर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट, जो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट है वो इस तरह से किया जाए कि हम उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है एक टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि वो बच्चे को हम सिखा सकते हैं। और प्रिडिक्टेबल रूटीन्स क्या होता है कि बच्चे जब ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो उसमें उसका अपनी एक अलग दुनिया होती है, उसकी अपनी एक अलग सोच होती है, उसका अपना एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अब बच्चा क्या करने वाला है, तो उसके हिसाब से हम रूटीन सेट करें थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो है कि यूज ऑफ चॉइस। अब बेसिकली अगर हम इन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं तो हमें चॉइस का जो है कि हमें देखना होगा कि उस बच्चे को चॉइस
बहुत सारी चॉइसेस देना होगा, और फिर फैमिली को जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं तब तक पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। फिर जो ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, आज जो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी बड़े केयरफुली प्लान करना होगा। अभी हम लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग ट्रांजिशन को प्लान करेंगे। और जो मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग है उसमें ये इंटेंसिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पैटर्न को नहीं अगर यूज करें, इस्तेमाल करें, तो फिर हमें थोड़ा सा डील करने में प्रॉब्लम होगी। ये तो ऑटिज्म के बारे में बात थी। अगर जो इसमें मैंने दूसरा बिहेवियर कहा था कि रेट्स डिसऑर्डर है, ये भी थोड़ा सा ऑटिज्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़े से फीचर अलग होते हैं बच्चे का। जो उसका जो देखने का फीचर है, नॉर्मल जो फिजिकल फीचर है, उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के अगर हम देखें तो इसमें जो है अपेरेंटली नॉर्मल पेरेंट प्रीनेटल और नेटल डेवलपमेंट, जो बच्चे का शुरू का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से एक आम बच्चे की तरह होता है। फिर क्या होता है कि साइकोमोटर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं इस बच्चे का, तो फर्स्ट 5 मंथ जो है, जन्म के 5 महीने तक जो है कि वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही होता है। फिर उसके बाद उसका जो हेड सरकमफ्रेंसेस देखते हैं तो वो भी जो है कि बर्थ के समय नॉर्मल ही होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जो ऑनसेट ऑफ आफ्टर जो है कि 5 महीने से के बाद और 48 मंथ्स के बीच में जो बच्चे में जो पैटर्न चेंज होते हैं, उसके बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो रेट्स डिसऑर्डर जो है कि ये क्या होता है कि इसमें जो है इस बच्चे में सोशल एंगेजमेंट जो है कि वो पूरा तरह से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटेड जो मोटर मूवमेंट है या गेट मूवमेंट है या ट्रंक का जो मूवमेंट है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब इसमें ऑटिज्म के फीचर तो है ही है, और थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जो फिजिकल फीचर है उसमें भी थोड़ी कमी हो जाती है। तो हमें कभी भी ऑटिज्म और रेट्स डिसऑर्डर को दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा, जो कि हम प्रोफेशनली इसको ये कर सकते हैं। और अगर देखा जाता है तो रेट्स डिसऑर्डर का जो है कि हम इस वी कांट इमेजिन, वी कांट काउंट डाउन कि कितने अभी रेट्स डिसऑर्डर के बच्चे हैं। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फीमेल्स हैं उसमें ज़्यादा रेट्स डिसऑर्डर होते हैं। फिर उसके बाद जो है 4 साल के प्रायर में, या फिर उसके जो है प्रायर टू 4 इयर्स, और मोस्ट ऑफ इन ईयर 1 और 2 जो है कि हम इसको पता कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इसके जो कोर्सेस हैं, मतलब कि जो इसका ऑनसेट देखा जाए, इसका जो इस प्रिडिक्शन देखा जाए, उसके लिए क्या होता है कि ये जो है कि लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंस है इस तरह का डिसऑर्डर। अगर हम ऑटिज्म में देखते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंस नहीं है, वो एडल्टहुड में जो है कि बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है। ये हमेशा अगर देखा जाता है तो क्या होता है कि रेस्ट डिसऑर्डर जो है सीवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के साथ एसोसिएट होता है, और हम लोग इसको जो है कि बेसिकली जो है ये जेनेटिक इशू है, तो इसके कारण से ये होता है। और जो तीसरा डिसऑर्डर हमने नेक्स्ट बात किया था कि हमें तीसरे डिसऑर्डर को भी समझना चाहिए, ये भी ऑटिज्म के ही तरह है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। अपेरेंटली क्या होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चे का जो है कि 2 साल तक होता है बर्थ के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है कि एज अप्रोप्रिएट उसमें वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे का। तो क्या होता है कि उसका सोशल रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सोशल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, या फिर जो अडप्टिव बिहेवियर, हम जिस बिहेवियर के कारण बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2 से 10 साल के बीच में जो होते हैं, इस तरह के बच्चे का हम वो कर सकते हैं। और इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है उसमें थोड़ा लैक होता है, सोशल स्किल्स में लैक होता है, जो बाउल और ब्लैडर का कंट्रोल है, मतलब टॉयलेट और पॉटी का जो कंट्रोल है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्ले बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है, मोटर स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी थोड़ा मिलता जुलता ऑटिज्म के ही तरह होता है। तो हमें थोड़ा अंतर करना होगा कि ऑटिज्म क्या है, या सीडीडी क्या है, या रेट्स डिसऑर्डर क्या है। और इस तरह से अगर हम जो नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, जो एस्पर्जर है, इसके बारे में ये भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑटिज्म से मिलता जुलता फीचर होता है, लेकिन इसके बिहेवियर पैटर्न जो है कि कुछ अलग होते हैं। इसमें इस बच्चे के भी जो है कि इम्पेयरमेंट होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल बिहेवियर में। ये भी पेयर रिलेशन या अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, या फिर अपने क्लास में जो दोस्त होते हैं उससे जो है कि प्रॉपरली अपना रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। फिर इसका देखा जाता है कि शेयर ऑफ इंजॉयमेंट और इंटरेस्ट का जो अचीवमेंट होता है कि हमने ये चीज़ अचीव किया, तो या फिर हमने आज इतना एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आज हम अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो इस तरह के बच्चे में थोड़ा सा कमी होता है। और जिससे कि सोशल और इमोशनल जो रेसिप्रोसिटी है वो भी थोड़ा कम होता है। तो इस तरह का अगर हम देखते हैं तो
इसमें भी स्टीरियोटाइप पैटर्न होता है, लेकिन इसके थोड़े बिहेवियर पैटर्न अलग हैं। तो हमें हमेशा ये चीज देना चाहिए कि तीनों ही जो डिसऑर्डर हैं वो काफी अलग अलग हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं अस्पर्गर के बारे में ही देखते हैं तो इसके भी प्रिवलेंस हमारे पास अननोन है कि हम नहीं पता कर सकते कि कितने बच्चे को ऐसे हैं, लेकिन इसमें देखा गया है कि 5 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स, मतलब लड़कों में ज़्यादा ये देखा जाता है। फिर इसका जो है कि कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग होता है, बच्चे ऐसे या व्यक्ति जो है अस्पर्गर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये काफ़ी आगे हद तक जा सकते हैं, काफ़ी आगे हद तक काम कर सकते हैं, काफ़ी नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ये जो 4 डिसऑर्डर हैं इसको हमेशा अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए और अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो आज का मेन मुद्दा था। सर जैसे आपने बताया कि ऑटिज्म में और हमने जो उसके डिसऑर्डर्स देखे तो उसमें हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं, जो भी हम बच्चे में देखते हैं या बाय ऑब्जर्वेशन या ऑन एग्जामिनेशन, तो उससे हम बता सकते हैं कि बच्चे को किस तरह का डिसऑर्डर है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया रेट्स डिसऑर्डर के बारे में, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर के बारे में और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर के बारे में। तो जैसे कि आपने बताया कि उसमें जो हमारे फीचर्स होते हैं उसके हिसाब से जो भी स्पेशलिस्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकता है एज के अकॉर्डिंग कि बच्चे में किस तरह का प्रीडोमिनेंटली पाया गया है और उसमें अभी करंट लेवल उसका क्या है, किस तरीके का बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है। और जैसे बेसिकली आपने बताया कि 3 तरह की जो इम्पेयरमेंट्स पाई जाती हैं, जैसे इम्पेयरमेंट इन सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ उनमें रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं। तो कहें अगर नटशेल में कि हम देख के ऑन ऑब्जर्वेशन और बच्चे को एग्जामिन करके या उसकी हिस्ट्री लेके ये हम पता कर सकते हैं कि उसको किस तरीके की परेशानी। यस। और अगर हम सपोज करते हैं कि अगर हमने सभी बच्चे को ऑटिज्म ही कर दिया या सभी बच्चे को अस्पर्गर ही कर दिया, तो क्या होता है कि जो उसके जो फीचर्स के हिसाब से जो उसका प्लान होगा, करिकुलम प्लान होगा या उसके ट्रेनिंग का प्लान होगा, थोड़ा सा हमें अंतर होता है उसमें। तो हमें उसके हिसाब से उसको फाइंड आउट करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो डायग्नोसिस होगी उसी हिसाब से उसको हम इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली देखिए इसमें एक बात और है, जैसे स्पार्जर के बारे में बात किया था इन्होंने, तो स्पार्जर ये सिंड्रोम जो है, एक्चुअली हंसराज स्पार्जर साहब जो थे उन्होंने इस पर रिसर्च किया था। और कहने का तो ये है कि ऑटिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि लगातार बातें होती आ रही है और होती ही रहेगी, और इसमें अभी तक जो भी कुछ मिला है सिर्फ इसके फीचर्स को देख करके और ख़ास करके इसके बिहेवियर्स को देख करके ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये बच्चा की ऑटिज्म है, ऑटिज्म में क्या है। अब खास करके इसमें जो है सो हाई फंक्शनिंग लेवल के जो बच्चे होते हैं, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि थोड़ा सा हाई इंटेलेक्चुअली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये फंक्शनिंग हाई उसका रहता है स्पार्जर सिंड्रोम में, तो वो उन बच्चों को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और ख़ास करके ऑटिज़म की जहाँ तक बात होती है वो नॉर्मल बीइंग में भी पाई गई है। हाँ जी। लेकिन तो वही बात है कि ये बच्चे जो है खास करके स्पार्जर वाले बच्चे, इसको ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग और की सुविधा दे करके और अच्छी ट्रेनिंग दे करके हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, उसका रिहेबिलिटेशन संभव है और ये सारी चीज़ें हो सकती है। करिकुलम फ्लो के बारे में अब जानना चाहिए कि हम इस बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो एक जो मेन मुद्दा है। बेसिकली अगर शुरू का ट्रेनिंग सही रहेगा तभी हम जो है वोकेशनल इंटीग्रेशन या वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के बारे में, इंक्लूजन के बारे में बहुत सारा जोर दे सकते हैं कि इसको मेन स्ट्रीम बच्चे इस सोसाइटी में या मेन स्ट्रीम एजुकेशन में कैसे लाया जाए। तो हम लोग इसके जो है कि करिकुलम फ्लो के बारे में देखते हैं। अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं आज, तो जो करिकुलम फ्लो है, जो करिकुलम के बनाना चाहिए, करिकुलम मीन्स कि हम इसको पढ़ाने के लिए या फिर इसके ट्रेनिंग के लिए जो हम फ्लो कर रहे हैं, इसके ट्रेनिंग के लिए जो बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और डिफाइन करना चाहिए कि पता भी लगाओ कि क्या चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट बढ़ा सकता है। तो हमें जो फर्स्ट थिंग है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स। अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो हमें सबसे पहली बात हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। फिर है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पैन सर्विस डिलीवरी। अब जो एक लाइफ साइकिल लोगों का बना हुआ है कि बच्चा भी है, उसको एडल्टहुड में भी जाना है, फिर जॉब भी करनी है, फिर उसको बूढ़ा भी होना है, तो इसको देखना चाहिए कि उसके पूरे लाइफ स्पैन में किस
जगह पर कैरिकुलम का क्या क्या चॉइसेस हो सकता है, हम क्या चीज़ किस समय सिखा सकते हैं। फिर है गेन नॉलेज ऑफ प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ स्किल्स। जो हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं या सेकेंडरी एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने इसको 3 लेवल में बनाया है कि जो है कि प्राइमरी लेवल में हम कैसे उसको ट्रेनिंग दें, इंटरमीडिएट लेवल में कैसे दें और सेकेंडरी लेवल में हम कैसे उसको ट्रेनिंग दें। और फिर हमें इस पूरे सिनेरियोज के बारे में असेसमेंट का प्रोसीजर हमें ध्यान देना होगा कि जो ऑन गोइंग करिकुलम है उसको हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब जो हमने करिकुलम फ्लो के बारे में किया, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना, लाइफ स्पैन में देखना कि किस लाइफ स्पैन में किस तरह की सर्विस होगी, या फिर जो भी चीज़ हम उसको नॉलेज दे रहे हैं, जो भी चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं, तो उसको 3 हिस्से में बांटना, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी लेवल में, कि प्राइमरी लेवल में कौन सी ट्रेनिंग होगी, सेकेंडरी लेवल में क्या होगी। और फिर उसके बाद हमें इन सारे चीज़ के बारे में कि किस जगह पे कौन सी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें पूरी प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत है। अगर हम इस और पूरे करिकुलम फ्लो को देखते हैं तो इस पूरे चीज़ में हमें आईपी जो है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आईपी मतलब इंडिविजुअल करिकुलम प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, मतलब हर एक बच्चे के लिए पर्टिकुलर प्लानिंग होना चाहिए। जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है वो हमेशा बच्चे के नीड और स्ट्रेंथ के बारे में होता है, जो कि इस बच्चे में जो इंक्लूड करता है वो लर्निंग रेडीनेस, स्पीच लैंग्वेज, सेल्फ केयर, फाइन मोटर, प्ले लेजर और एकेडमिक प्री वोकेशनल। तो इस वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरह जो हमने करिकुलम को प्लान किया है उसमें आईपी में ये सारे डोमेन्स होते हैं। और जब हम आईपी के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए कि बच्चे की नीड क्या है और बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है। हमने अभी लाइफ स्पैन सर्विस डिलीवरी के बारे में बात किया। अगर हम देखते हैं तो जो आईटीपी है, जो ड्यूरिंग द बर्थ केयर है, वो 4% ऐसे लोग हैं जिसको कि हमें ऐसा चाहिए, मतलब शुरू में अर्ली इंटरवेंशन के बारे में चाहिए। देन प्री स्कूल जैसे 3% ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो कि प्री स्कूल में जा पाते हैं। फिर अगर एजुकेशन में देखा जाए तो 21% ऐसे जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में या जो स्पेशल एजुकेशन में उसमें जाते हैं। फिर एडल्ट सर्विस में देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी स्कोप है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि एडल्ट 59% होते हैं जो कि हम एडल्ट सर्विस में जा सकते हैं। ग्रियाट्रिक केयर में जो ओल्ड एज केयर में है, मतलब 60+ केयर में है, वो भी 13% ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ तक जाते हैं। तो हर स्टेज में हमें शुरू से लेकर प्री स्कूल से लेकर उसके ओल्ड एज लेवल तक में हमें पता करना चाहिए कि हमें कि कितने % लोग ऐसे सर्विसेज चाहिए, और हर लेवल में अलग अलग तरीके का हमें सर्विस प्लान करना चाहिए। ये जो हमारा कैरिकुलम है ये इस तरह से बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये करिकुलम जो हमारा फ्लो चार्ट की तरह है और एक विशेष सर्कल की तरह है कि हर एक चीज दूसरे पहले वाले पैरामीटर्स पे डिपेंड होगी कि बच्चा हर एज से गुजरेगा और हर स्टेज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ्स को, उसके लेवल को देखते हुए, जो भी उसकी नीड्स हैं उसको देखते हुए हमें इस चीज की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है बच्चे का एजुकेशन, होम, ठीक है, फिर उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई, फिर एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद जो है कॉपरेशन और जॉब। यही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर बच्चे को हम ये चारों चीज़, पांचों चीज़ जो है कि अच्छे से दे सकते हैं तो, और उसमें ट्रेंड कर सकते हैं, बेसिकली देना मतलब कि ट्रेंड करना, अगर हम इन पांचों चीज़ में बच्चे को ट्रेंड कर सकते हैं तो वो बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकता है। और फिर हम और क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हैं जो कि बड़े लीड करता है लाइफ को, बच्चे को इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाए। अगर हम अच्छा इस तरह से प्रॉपर जो अगर हम ये पूरा का पूरा 4-5 चीज़ दे रहे हैं, पूरा उसको फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा दे रहे हैं, या स्कूल अच्छा दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा दे रहे हैं, अच्छा केयर दे रहे हैं, तो ये जो लीड करेगा वो बच्चे को इंडिपेंडेंस और उसका बढ़ाएगा, उसका सेल्फ केयर का लेवल और बढ़ाएगा, उसके रिक्रिएशन और लेजर एक्टिविटीज है उसको और बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। बच्चे चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो अपनी चॉइस को बता सकते हैं, उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज और बढ़ सकते हैं। और जो एकम्प्लिशमेंट होता है, मतलब कि किसी चीज़ के पूरे होने की खुशी या किसी चीज़ को पूरा करना, वो चीज़ लाइफ में उसको आ सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उसका मीनिंगफुल वर्क कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। और रिलीजियस फ्रीडम, ऑटिज्म वाले बच्चे में ऐसा देखा गया कि उसमें रिलीजियसली वो जो है ना बहुत ही साउंड होते हैं। अगर हम उसको किसी उसके पूरे माइन्यूट इवैल्यूएशन करें तो उसको रिलीजियस फ्रीडम की बात जरूर करना चाहिए उसमें,
तो क्या होता है, इन सारे चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी और ऑनरशिप बढ़ेगा बच्चे में। अगर हम उसके करिकुलम में ये सारा चीज़ नहीं ऐड करते तो फिर उसको जो है कि हम आगे देखना चाहिए। अगर हम और इसको देखें, लर्निंग रेडीनेस के बारे में देखें, तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं कि प्री एकेडमिक्स है, लैंग्वेज है, प्राइमरी प्ले है, सेल्फ केयर है, सोशल है, सेंसरी मोटर है। तो ये सारे जो एरियाज हैं, अगर हम प्राइमरी स्टेज में इन सारे एरियाज को अगर हम स्टार्ट करते हैं देना ट्रेनिंग, तो हमें अगर कुछ दिन के बाद क्या होगा कि वो बच्चा जो है एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग सीखने लायक हो जाएगा। अगर प्री एकेडमिक ट्रेनिंग उसको प्राइमरीली बड़ा अच्छा दिया गया तो फिर इंटरमीडिएट और एकेडमिक जो है कि वोकेशनल सीख सकता है। फिर सेकेंडरी लेवल में क्या हो सकता है कि फिर वो एकेडमिक वोकेशनल ट्रेनिंग उसका डेवलप कर सकता है। इसी तरह से लैंग्वेज को अगर देखते हैं तो फिर अगर हम प्राइमरी लैंग्वेज को डेवलप करें तो फिर उसका इंटरमीडिएट लैंग्वेज डेवलप होगा, सेकेंडरी लैंग्वेज डेवलप होगा। इसके बारे में भी अभी हम लोग बताएंगे कि प्राइमरी लैंग्वेज में क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, सेकेंडरी में क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज को 3 इस हिस्से में देखा गया कि पहले इंटरमीडिएट लेवल में क्या करना है, फिर सेकेंडरी लेवल में क्या करना है, प्राइमरी लेवल में पहले क्या करना है, फिर इंटरमीडिएट लेवल में क्या करना है और फिर सेकेंडरी लेवल में क्या करना है। मतलब ये तीनों अलग अलग लेवल्स हो गए, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी लेवल। तो हर लेवल पे बच्चे के लिए क्या हमें प्लानिंग करनी है, किस तरह का हमें करिकुलम प्रोवाइड करना है, किस तरह की स्किल्स बच्चे में डेवलप होनी चाहिए, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। और जो नीड है, लर्नर्स की नीड जो है, जो लर्नर्स का कैरेक्टर्स है, कंसंट्रेट करना है जो लर्नर की नीड पे, वो जो एजुकेशनल नीड है वो ऐसा देखा है कि इन बच्चों में लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। तो हमें जो अपना जो रीइंफोर्समेंट सिस्टम डिजाइन करना है वो प्रॉपरली करना है, जिससे कि हम बच्चा अगर काम पूरा करता है तो उसको हम कैसे अप्रिशिएट करें, कैसे हम उसको शाबाशी दें, वो चीज जो है रीइंफोर्समेंट का सिस्टम हमें ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सर जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल नीड्स के बारे में, कि ऑटिस्टिक बच्चों की किस तरह की एजुकेशनल नीड्स होती हैं और उनको किन तरह की स्किल्स प्रोवाइड की जानी चाहिए हर लेवल पे। लेवल्स जो होते हैं प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी लेवल, तो हमें किन तरह की जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं हर लेवल पे, ये हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड कंटिन्यू दिस सेशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहां हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे एजुकेशनल नीड्स एंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो हम अपने डिस्कशन को कैरी ओवर करते हैं और चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जो हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उसमें
मोटिवेशन की कमी होती है, तो जिसको हम रीइंफोर्समेंट के सिस्टम से सही कर सकते हैं। और फिर अगर देखा जाए कि इसके लैंग्वेज में डिफिकल्टीज है, जो बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज अपने जो कॉमन लैंग्वेज या जो सोशल इंटरेक्शन है उसको नहीं कर सकते, वर्बल लैंग्वेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें परफेक्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। एक अगर कहा जाए तो ट्रायल की जरूरत है कि हम कौन सा लैंग्वेज यूज करें जो कि बच्चे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिर जनरलाइजेशन करने की बात है, जो कि बहुत ही मेन अच्छा एक कॉमन मुद्दा है कि जो ऑटिस्टिक वाले बच्चे होते हैं वो बिहेवियर को जनरलाइज नहीं कर पाते। सपोज ये बिहेवियर हमने लर्न किया, हमने सपोज लिखना लर्न किया, तो उसको कहाँ जनरलाइज करना है वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोग इसमें जो है कि जनरलाइजेशन की बात कर सकते हैं। फिर जो उसके अनइवन स्किल्स होते हैं, जो लगेगा कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए तब कर रहा है, या फिर वो एक ही चीज़ को टक टक कर रहा है, बात आवाज़ निकाल रहा है या किसी तरह का कर रहा है, जिसको हम अनइवन स्किल्स कहते हैं, तो उसको मैनेज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हम जो है इंडिविजुअल करिकुलम बना सकते हैं कि उस बच्चे का जो बिहेवियर पैटर्न है उसको हम कैसे डेविएट कर सकते हैं। फिर जो उसका पुअर अटेंशन है, बच्चे में अटेंशन भी कम होता है, तो हम उसको जो है अटेंशन स्किल कैसे हम उसमें डेवलप करें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। और फिर जो है कि जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स है बच्चे में, जो अगर देखा गया कि एडल्टहुड हुआ या फिर जो जॉब के बारे में जब बात करते हैं, तो उस समय ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं, ऐसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं कि जिसको एम्प्लॉयर को हो या फैमिली मेम्बर्स को हो या और किसी को हो, तो वो उसको डील करने आना चाहिए। तभी हम इस बच्चे के ओवरऑल रिहैबिलिटेशन के बारे में हम सोच सकते हैं, उसको सोशल स्किल हम उसको सिखा सकते हैं। जैसे हम हर एरिया में लेते हैं कि आइसोलेशन एंड जनरलाइजेशन, तो वही आपने बताया कि अगर आइसोलेटेड सिचुएशन में बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो ये एक नीड हो जाती है बच्चे की, कि बच्चे की भी और स्पेशल एजुकेटर के साथ में, कि जनरलाइज्ड सिचुएशंस में मतलब ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है, तो वहाँ पे वो अपनी जो मेमोरी है, जो भी उसने लर्निंग, जो भी उसने कुछ सीखा है, वो उसको यूज कर सके और अपनी उस जनरलाइज सिचुएशन में उसको प्रयोग करके उसको ठीक से आगे ला से बढ़ा सके। सकता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर स्लाइड को देखें तो जो लर्निंग रेडीनेस के बारे में बात करते थे, वो चाइल्ड में जो है कि सबसे बड़े अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो ये चाइल्ड बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते आपकी तरह। सबसे पहले जो आप अगर कहो कि देखो मेरी तरफ, ये देखो वो देखो, तो वो देख नहीं सकते। देन इफ यू आस्क कि सिट प्रॉपरली, देन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू सिट। अगर हम उसको एक स्टेप का, सिंपल स्टेप का कमांड भी देते हैं तो वो भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, और हम उससे साथ कोई चीज इमिटेट करते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखते हैं कि ये जो हमारे चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, अगर हम सोचें कि बच्चा अब हमारी तरफ देखेगा तब हम इसके लिए जो है कि काम शुरू करेंगे, जब हमारे पास बैठना शुरू करेगा तब हम उसके लिए काम शुरू करेंगे, या फिर जब वो अटेंशन देना शुरू करेगा तब काम शुरू करेंगे, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ समवेयर, कहीं ना कहीं से हमें इसके चैलेंजेस को सही करने के लिए हमें स्टार्ट मेन बात है कि ये चीज तो रहेंगे, खास करके बच्चा नहीं देखता है, अगर मान लिया जाए कि आई कांटेक्ट नहीं करता है तो वो नहीं करेंगे। बहुत जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि कई बच्चों के साथ हमने काम किए हैं, खास करके इम्यून एस्पार्जर वाले बच्चों के साथ भी हमने काम किया है। तो वो क्या उनके साथ क्या होता है कि किताब जैसे रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करते वक्त वो एक बार नज़र तो दौड़ाते हैं अक्षरों पे, उसके बाद तुरंत गर्दन को कभी लेफ्ट कभी राइट घुमा देते हैं, फिर वो लगता है जैसे कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है बच्चा, थोड़ा उसको टाइम लग जाता है। उसके बाद टीचर या पेरेंट्स बार बार कहते हैं क्या कि इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब उसके दिमाग में प्रोसेसिंग हो रहा है, वो बच्चा क्या देखेगा। फिर जब जैसे ही याद आता है फिर फट से वो अपने बुक की तरफ वो देखने लग जाता है, और फिर उसको जो उसके समझ में आया क्या ये वर्ड हो सकता है, 2-3 सब अक्षरों को मिला करके जो वर्ड बनाए हैं उसको वो रीड कर लिया, और फिर वो देखना शुरू किया, फिर 2-3 अक्षर को देखने के बाद फिर ऐसे ये क्रम उसका चलता रहता है। तो खास करके अगर हम देखा जाए कि बच्चा देखेगा तभी मैं काम शुरू करूंगा, तो यहाँ पे ये चीज मतलब बच्चे के साथ जो है सो थोड़ा सा बेईमानी हो जाता है। उसको नजरअंदाज करके उसके साथ काम करते रहना चाहिए। और जो बेसिकली बात है लर्निंग रेडीनेस की बात की कि अब बच्चा रेडी होगा तब हम उसको सिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है एक्सटेंडेड टाइम का, कि मतलब वी हैव टू वेट टिल द चाइल्ड परफॉर्म। आपने उसमें एक और रखा है इसमें सीटिंग का। हाँ
बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो खास करके इन बच्चों में पाया जाता है। सभी बच्चे तो वो 2 से 4 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट, कुछ बच्चे 10 मिनट तक अटेंशन देते हैं, फिर बाद में वो फट से उठ के इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है इन बच्चों के साथ कि उनके साथ अगर कोई भी अगर लर्निंग कराया जा रहा है, खास करके पजल्स वगैरह के लिए, तो सारे पजल्स को इधर उधर छीट दिया गया और वो बच्चे उठ के सारे पजल्स देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पजल से परे हुए हैं, वो सेम वही पजल उठाते हैं, ला कर लगाते हैं। तो उसके जो वो एक जगह बिठा के काम करने के बजाय वो चारों तरफ घूम घूम के काम कर रहे हैं, तो उससे भी वो चीज़ दूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हाँ, देखनी चाहिए। और फिर जो ये टारगेट बिहेवियर की बात करते हैं कि कितने सेकेंड तक, या फिर जो है कि हमें जो हमारा कमांड जो हमने बच्चे को दिया, कब तक हमें जो है कि इस चीज को देखना चाहिए कि एक्शन। अब अगर हम दिमाग के प्रोसेस को देखते हैं तो उसको भी 5-20 सेकेंड लग जाता है। अगर हम विजुअल प्रोसेस को भी देखते हैं तो किसी चीज को समझने के लिए हमें जो है कि 5 से 20 सेकेंड लग जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ऑटिज्म के केस में क्या होता है कि ये चीज काफी एक्सटेंडेड हो जाता है। इसको हम मिनट तक भी ले जा सकते हैं कि हमने ये कमांड दिया तो वो तुरंत समझ जाएगा, 3 सेकंड में समझ जाएगा, 5 सेकंड में समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमें उसके लिए पूरा ये करना चाहिए। और जो हमारा क्राइटेरिया ये नहीं कि बच्चा 200% या 100% जो है कि बच्चा परफॉर्म करे तभी हम उसको कहें कि तभी दूसरा चीज सिखाएंगे, ऐसी भी बात नहीं। हमें एटलीस्ट जो है कि क्राइटेरिया 80% 90% में भी सेट करना चाहिए। और जो प्रोसीजर है, ये जो सिखाने का प्रोसीजर है, जो भी रेडीनेस करने का प्रोसीजर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है गिविंग द कमांड्स। हम बार बार बच्चे को कमांड्स दे रहे हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। अब फिर क्या होता है कि यूजिंग द सेम प्रोसीजर इन द सेकेंड कमांड। सपोज हमने पहला कमांड दिया कि पानी लेकर आओ, दूसरा कमांड दिया कि किताब लेकर आओ। तो अब हमें दोनों चीज को कंबाइन करना होगा कि पानी भी लेकर आओ तो पानी पियो। अगर हम इसके साथ दूसरा कमांड दिया कि तुम पानी उठा के पियो, किताब से पढ़ो, तो दोनों एक बार तो एक कमांड दिया एक चीज का, फिर दोबारा उसी चीज से रिलेटेड दूसरा कमांड दिया, तो दोनों को फिर ऐड करना, ये जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मल्टीपल कमांड। हाँ, मल्टीपल कमांड। फिर उसका रैंडम सैम्पलिंग करना इन द कमांड का। जो हमने कमांड उसको दिया कि पानी और बुक से जो कमांड दिया, अब ऐसा है कि पहले तो पानी से कमांड दिया कि पानी ले आओ और पियो, फिर बुक से लाया कि बुक ले आओ और पढ़ो। तो अब दोनों को बीच बीच में एक बार पानी के लिए एक बार बुक के लिए जो है कि ये चीज भूले नहीं, तो इसको हमें रैंडम रखना होगा। बीच में जो है कि हम उसको हमेशा इसको कीप अप करते रहना चाहिए। और फिर जो है ये जो ट्रेनिंग है, ये एक कोई भी इस इन्वायरमेंट में नहीं हो सकता। हम इसको जो है कि जनरलाइज करना होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स इन द ट्रेनिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स इन द थेरेपी, डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग इन द थेरेपी। और फिर जो ये जो कमांड्स है या जो भी चीज हम प्रोसीजर अपना रहे हैं, तो इसको कुछ दिन तक कीप अप करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने 10 दिन तक ये कमांड यूज किया, बच्चा नहीं सीखा, तो ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि 3 महीने तक हम सेम कमांड दें तो बच्चा उसका तीसरे महीने सीख सकता है। तो हमें उसको कमांड को जो है कि कीप अप भी करना चाहिए। मतलब तो आपका कहने का मतलब है कि हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हमें यूज करना चाहिए कि जिससे बच्चे को जो हम सिखाना चाहते हैं वो आराम से सीख सके, करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि डिफरेंट मेथोडोलॉजी को हमने आज शुरू किया और कल जाके खत्म कर दिया, क्योंकि एक दिन में तो बच्चा सीखा नहीं, या 2 दिन में नहीं सीखा, 1 वीक में भी नहीं सीखा, तो हमने कल जो है कि बदल के दूसरा कर दिया। डिफरेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हमने यूज किया है मेथड उसको हमें एक्सटेंडेड करना चाहिए, एक्सटेंडेड सस्टेन करना चाहिए, सो दैट कि बच्चा उसको लर्न करने में टाइम लगाता है तो वो लर्न कर सके। अगर हम इसको टेक्निक्स के वे में देखें कि किस टेक्निक को ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे जो फिजिकल प्रॉम्प्ट है, जो मैनिपुलेट द इंडिविजुअल थ्रू द कमांड है, कि कमांड को करना और कमांड के साथ साथ हम फिजिकल प्रॉम्प्ट भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि फिजिकल प्रॉम्प्ट को धीरे धीरे खत्म करना, जैसे कि हमने छू के बच्चे को जो है कि किसी तरह से हाथ से उसको सिखाया कि ये पकड़ कर लिखो, तो धीरे धीरे हमें उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट को खत्म करना होगा। और फिर जो है जो जेस्चरल प्रॉम्प्ट है, जैसे हम कोई पॉइंट्स को या फिर सिग्नल्स को या फिर अपने हाथ को बता रहे हैं या पपेट दिखा के बता रहे हैं, तो उसको भी धीरे धीरे हमें खत्म करना होगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसा वो बन जाता है कि नहीं, पपेट ही जो है कि सब चीज है हमारे लिए, टीचर नहीं है। Basically, we should fade the prompts. जैसे हम डिफरेंट
टीचिंग स्ट्रैटेजीज में देखते हैं फेडिंग, प्रॉम्प्टिंग। तो हम बच्चे को जो इनिशियली प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाने के लिए हमें ये जरूरी है, स्पेशल एजुकेटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रॉम्प्ट्स फेड कर दिए जाएं। जरूर। हाँ, प्रोसेस सेम है जी। अगर हम पूरे और भी सिनेरियोज को पूरे ब्रीफ में देखें कि वील स्टार्ट विद द सेल्फ केयर, कि बच्चे को सेल्फ केयर करना कैसे सिखाएं, तो उसके भी हम अगर देखना स्लाइड देखें तो उसमें हमें दिखेगा कि इसके जो प्राइमरी स्टेज हैं वो स्टार्ट होता है हैंड टॉयलेटिंग से, फिर हैंड वॉशिंग से, हैंड ड्राइंग से, देन फीडिंग है, फिर टेस्टिंग है, फिर टूथ ब्रशिंग है, जीपिंग है, और इसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जैसे फेस वॉशिंग करना, हेयर ब्रशिंग करना, यूटेंसिल्स का यूज करना, शूज को टाई अप करना और स्नैपिंग करना और बटनिंग करना, ये जो हमें देखना होगा कि प्राइमरी स्टेज में हमने कौन सा सेल्फ केयर का डोमेन्स लिया है। अगर वो बच्चा लर्न कर गया तो फिर इंटरमीडिएट स्टेप में भी हमें जाना चाहिए, फिर इसी तरह से हमें सेकेंडरी स्टेप में भी हमें जाना चाहिए जो कि सेविंग है, शावरिंग है, डिओड्रेंट का यूज करना, या अगर गर्ल्स है तो सैनिटरी पैड का यूज करना, या नोज ब्लोइंग का, ये सारा जो चीज है हमें अगर सेल्फ केयर करना है तो हर स्टेज में हमें हर डिफरेंट एक्टिविटीज को लेकर जाना चाहिए। तो ये मतलब वही है जैसे आपने बताया, क्वालिटी लाइफ के लिए हमें डिफरेंट लेवल्स पे आना जरूरी है। अगर हम डिफरेंट लेवल्स पे आके बात नहीं कर रहे हैं तो अगर हम हर डोमेन्स को, हर एक्टिविटीज को अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे, प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्टेप पे, तो क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बिहेवियर बच्चे को सिखाएं। तो एक टीचर को या एक पेरेंट्स को ये चीज बहुत ही कायदे से समझना होगा कि पहले एक जो प्राइमरी चीज है उसको सिखाएं, फिर इंटरमीडिएट चीज को सिखाएं, फिर उसके सेकेंडरी चीज को सिखाएं। अगर हम डोमेस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं तो जैसे लॉन्ड्री यूज करना, अगर हमारे बड़े बड़े घरों में अगर बच्चे हैं तो वॉशिंग मशीन को यूज करना, या फिर हम कपड़े की सफाई यूज करना घर में, वाइपिंग द टेबल्स करना, टेबल को साफ करना, अगर गार्बेज है तो डस्टबिन को साफ करना, स्वीपिंग करना, वैक्यूमिंग करना, झाड़ू पोछे के काम के लिए, तो अगर विंडोज को साफ करना। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में ये छोटे छोटे चीज को हम ले सकते हैं। फिर इसी को हम सेकेंडरी स्टेज में कर सकते हैं कि बच्चे को बेड मेकिंग कैसे करना है, मील प्रिपरेशन कैसे करना है, शॉपिंग कैसे करना है, सेटिंग द टेबल कैसे करना है, वॉशिंग कैसे करना है, फोल्डिंग कैसे करना है कपड़े का, तो इसको हम सेकेंडरी स्टेज में फिर ला सकते हैं। लेकिन हमें पहले प्राइमरी स्टेज को सिखाना होगा, फिर उसके सेकेंडरी स्टेज को हम सिखा सकते हैं। अगर हम प्ले को या जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चे को जो है कि रिक्रिएशन जो है कि उतनी खास जरूरत नहीं है, तो हमें उसको तो जरूरत है, लेकिन उसके हिसाब से हमें उसको ट्रेंड करना होगा, उसको जो है कि प्ले एक्टिविटी में ट्रेंड करना होगा कि वो तुम प्ले को कैसे एंजॉय कर सकते हो, प्ले को कैसे हम प्ले के साथ जो है कि और भी लर्न कर सकते हैं, तो उसको हमें सिखाना बहुत जरूरी है। जो अगर हम देखते हैं कि प्ले में क्या होता है कि आइसोलेट टॉय प्ले, मतलब जो सबसे पहला जो चीज है कि बिना टॉय का खेल रहा, बच्चा अपने आप में तल्लीन है, जो हम खिलौना या जो एक्टिविटीज कर रहे हैं कि टीवी देखो तो बच्चा टीवी देखना नहीं चाहता, उसको दूसरा चीज करना पसंद है। तो फिर क्या होता है कि हम वो उसको टीवी के साथ या उसके खिलौने के साथ हम कैसे उसको पैरेलल उसको हम उसका अटेंशन डेविएट कर सकते हैं, तो वो हमें प्राइमरी लेवल में सोचना चाहिए। फिर सेकंड इंटरमीडिएट लेवल में क्या होता है, सोशल इमिटेटिव प्लेज और सिंपल ग्रुप एक्टिविटीज करा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेवल में क्या होगा कि लेजर स्किल्स डेवलप करना, कि वो कैसे पूरा अपने लेजर टाइम को यूज करे, रिक्रिएशन कैसे करे, जैसे गेम्स और पजल्स की बात होती है तो उसके साथ कैसे वो अपने टाइम को ये करे। तो ये जो है डिफरेंट हर स्टेज में है। अगर हम मोटर कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन है, या जो पैक बोर्ड अगर कोई पजल्स लगाने की बात है, या कलरिंग करने की बात है, तो हर के अलग अलग स्टेज हैं। प्राइमरी स्टेज में हमने छोटा सा चीज सिखाया, उसी को सेकेंडरी स्टेज में अगर हम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो हम हैंड राइटिंग स्किल्स की बात कर सकते हैं, हैंड फंक्शनिंग की भी प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं, किसी चीज़ को ग्रास्पिंग की बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हमें बड़े ही केयरफुली देखना चाहिए कि प्राइमरी स्टेज में हमने क्या सिखाया, फिर उसको हम इंटरमीडिएट स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम उसको सेकेंडरी स्टेज में लाना चाहते हैं तो और कैसे कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन की बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमें सिखाने के लिए जैसे पहले जेस्चरल कम्युनिकेशन करना, उसको जो है कि इशारे में कैसे वो किसी चीज़ को कोई चीज़ समझा सकता है।
और जो कम्युनिकेशन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बेसिक नीड को कम्युनिकेट करे, बेसिक डिमांड बताए और चॉइस बना सकता है कि हमें ये नहीं ये चाहिए। तो और फिर यस या नो में करना, या टर्न टेकिंग करना, या वेट करना कि हमारा टर्न आएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्टेज में सिखाना। फिर इंटरमीडिएट स्टेज में जो है कि गेनिंग अटेंशन, उसका जो अटेंशन है वो कैसे गेन करे। अब जो है कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन है, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताना। फिर ग्रीटिंग्स सिखाना कि कैसे आप नमस्ते कर सकते हैं, हेलो कर सकते हैं। फिर उसका जो है कम्युनिकेशन कैसे वो प्रोग्राम कर सकता है, और इसी को जो है सेकेंडरी स्टेज में रिलेट कैसे कर सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे रिलेट कर सकता है। अगर ग्रीट करना है, आपने ग्रीटिंग सिखाया, लेकिन कब करना है, किस प्रॉपर प्लेस पे करना है, एम्प्लॉयर को करना है या कैसे करना है, तो ये चीज़ हम सेकेंडरी स्टेज में बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ बात होती है। अगर हम इसी को अगर देखें कि प्री एकेडमिक्स या वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या सिखाना चाहिए, अगर हम उसको इमिटेशंस या मैचिंग या सॉर्टिंग की बात नहीं सिखाते हैं, पहले से उसको सॉर्ट करना नहीं आता प्राइमरी लेवल में, तो सेकेंडरी लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा कि वो लेटर को आईडी नहीं कर सकता, ए फॉर एप्पल नहीं बना सकता, या फिर ए को जो है एप्पल से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, इमिटेट नहीं कर सकता। तो हमें ये चीज़ काफ़ी ध्यान से देखना होगा। फिर अगर हम देखते हैं कि कोई रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात होती है कि वो पढ़ के कोई चीज़ समझ ले, तो उसके लिए हमें सॉर्टिंग की बात होती है कि अगर टॉयलेट का कहीं सिंबल लगा हुआ तो ही कैन सॉर्ट आउट कि दिस इज द टॉयलेट रूम, मतलब अलग अलग ऑप्शंस में से सॉर्ट आउट करना। यस, और फिर उसको इसी चीज को हम प्राइमरी लेवल में सिखा रहे हैं कि उसको सॉर्टिंग स्किल सिखाया, कि हमने कहा कि ठीक है तुमने 2-4 तरह के खिलौने में अलग अलग कर लो, लेकिन अब इसको जो जनरलाइज करना है, जो इसको इंटरमीडिएट स्टेज में करना है, अब हम इसको फंक्शनल स्टेज में हम अगर कर सकते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि टॉयलेट रूम में और क्लासरूम में दोनों में अंतर क्या हो सकता है, दोनों के सिंबल में क्या अंतर हो सकता है, वर्क प्लेस में, ये रुपए पैसे में क्या अंतर हो सकता है। तो हर चीज को हम फिर उसको जनरलाइज कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेज में। अगर हम इसको सेकेंडरी स्टेज में ले जाएं तो वही इसके लाइफ में काम आता है, वही इसके लाइफ में जो इंडिपेंडेंसी की बात होती है कि जैसे रीडिंग या है, रीडिंग कैंप है, स्पेलिंग करना, कंपोजिशन बनाना, या फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अगर सॉर्टिंग स्किल्स है तो प्रोडक्टिविटी या असेंबली स्किल को बढ़ाना। तो ये सब चीज जो है कि क्या होगा कि उसके सेकेंडरी स्टेज में हमें सिखाना होगा, जो कि प्राइमरी या जो इंटरमीडिएट स्टेज का चीज था वो उसको काम आया। सर जैसे ये आपने डिफरेंट एरियाज जो हमारे होते हैं मेनली, जैसे एकेडमिक्स, मोटर स्किल्स और सोशल स्किल्स, रिक्रिएशनल स्किल्स, ये जो डिफरेंट हमारे एरियाज होते हैं, तो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था उसी को हमने लिंक करके बोला कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर सकते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और सीक्वेंस्ड होना चाहिए। yes. जिसमें आपने बताया कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, और हमारे एक्सपर्ट ने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि मान लीजिए रिक्रिएशनल स्किल का है तो हम प्राइमरी लेवल पे उस बच्चे को कौन सी स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ आइसोलेशन में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर जब जनरलाइजेशन होगा, जनरलाइज सिचुएशंस होंगी तो बच्चा उसको कैसे फॉलो करेगा। और फिर उसमें हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे। इंटरमीडिएट स्टेज पे हम तभी पहुंचेंगे जब बच्चा प्राइमरी लेवल की जो स्किल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव्ड कर चुका है और उसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है। सेकेंडरी में तभी जाएंगे जब हमारा जो पहले वाला स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज, वो उसने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स को हम क्रॉस करते हुए हम बच्चे को डिफरेंट स्किल्स सिखा सकते हैं, और जो वही उसके लीड करेगा टुवर्ड्स द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड। और कभी कभी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें एक कंप्रिहेंसिव स्किल्स को एसेस करने की जरूरत है कि उस बच्चे का जो स्किल्स है, जो उस बच्चे का जो बिहेवियर्स है वो कितना डेवलप्ड है। जैसे हम लर्निंग रेडीनेस की बात करते हैं तो हमने शुरू में ध्यान कहा कि बच्चा अटेंशन दे, आई कांटेक्ट बनाए। तो ये जो है लर्निंग रेडीनेस के बारे में बात कर सकते हैं तो आई कांटेक्ट है, अप्रोप्रिएट सिटिंग है, ग्रॉस मोटर इमिटेशंस है, मैचिंग है, या वन स्टेप डायरेक्शन है। और फिर अगर प्री एकेडमिक्स की बात करते हैं तो फाइन मोटर है, प्री हैंड राइटिंग है, सीजर्स का स्किल, सीजर के बारे में यूज करना, फंक्शनल पॉइंट्स है, रिकॉग्नाइजिंग द लेटर्स है, रिकॉग्नाइजिंग द साउंड्स है, रिकॉग्नाइजिंग द नंबर्स है। तो ये सारा जो स्किल्स है, काउंट रूट है या आंसर स्पेशल क्वेश्चंस का है, आइडेंटिफाइज द कलर्स है, शेप को रिकॉग्नाइज करना या कंप्लीट द पजल्स करना। एकेडमिकली अगर देखें तो नाम प्रिंट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, अगर कहीं नाम उसका लिखा हुआ है तो वो अपने नाम को
रिकॉग्नाइज कर सकता है, लिख सकता है, सिंगल डिजिट एडिशन करना, डबल डिजिट एडिशन करना। तो ये सारे जो हमने एक चेकलिस्ट है, ये स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है जो कि ऑटिस्टिक बच्चे के स्किल्स को हम असेस कर सकते हैं। एकेडमिक में अगर देखें तो रीड सिंपल सेंटेंसेस है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये क्वेश्चंस के बारे में जानना, मेजर विद द कप्स और मेजर विद द रूलर्स है। तो ये सारे जो हैं स्किल्स हैं। सोशल स्किल्स में देखें तो रिस्पॉन्स टू द ग्रीटिंग्स, अगर उसको किसी ने नमस्ते कहा तो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसको जो रिवर्स नमस्ते करना वो कैसे करना है। इनिशिएट द ग्रीटिंग्स, कि ये नहीं कि अब तुम करो ऐसा कुछ नहीं, कि वो खुद अपने आप कैसे इनिशिएट कर सकता है। तो ये सारे स्किल्स के बारे में हमें जो है कि ध्यान देना चाहिए और उसको कम्प्रिहेंसिवली एसेस करना चाहिए कि कोई भी स्किल्स इससे छूटे नहीं। अगर स्किल्स छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम। सर जैसे आपने बताया कि हमें असेसमेंट करना भी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है, और उसमें आपने बताया जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स होती हैं, जैसे सोशल स्किल्स हो गई, रिक्रिएशनल स्किल्स हो गई, जो हमने पहले अभी डिस्कस किए थे, तो उसमें जो अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं वो असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे ने क्या अचीव कर लिया है और उसको अब उसका करंट लेवल क्या है। ये माइलस्टोन नहीं कहते हैं इसको हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ द स्किल्स। ठीक है, कि माइलस्टोन्स में हो गया कि एक करेगा तब दोबारा दूसरा करेगा। ठीक है, डोमेन्स में क्या है कि हमने ये चीज ध्यान दिया कि ये सारे पॉइंट्स हैं। स्किल्स असेसमेंट एक चीज हमें दिखाता है कि जो पॉइंट्स हमने डिसाइड कर रखा है, क्या हमने वो चीज पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बच्चा कितना उसने अचीव किया। है मान लीजिए सोशल स्किल में, अगर सपोज पहला डोमेन है और पहले डोमेन में वो नहीं कर रहा लेकिन दूसरे डोमेन को कर रहा, तो वी हैव टू गो थ्रू दैट सेकंड डोमेन की सेकंड डोमेन इज ओके, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो फर्स्ट डोमेन क्यों नहीं किया। तो हम उसको पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाना चाहिए, सिखाना चाहिए सब चीज। लेकिन हम अगर माइलस्टोन के जो हम लोग एक गलत इंटरप्रिटेशन कभी कभी हो जाता है ना, माइलस्टोन क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना। यहाँ पर जो स्किल असेसमेंट के बारे में जब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, यहाँ डोमेन वाइज होता है कि अगर ये एक्स डोमेन जो है कि सपोज करो कि अप्रोप्रिएट प्ले की बात है और उससे पहले जो था कि कन्वर्सेशन की बात है, उसको बोलने की चालने की बात है, कम्युनिकेशन की बात है और अप्रोप्रिएट प्ले की बात है, तो वो प्ले तो अच्छा कर रहा है, कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। तो हमें ये चीज नहीं देखना चाहिए कि वो कन्वर्सेशन कर ही नहीं रहा था तो प्ले कैसे करेगा। तो प्ले कर तो रहा है, ये चीज हमें हमारे लिए प्लस है, तो हमें उसके बारे में सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। मतलब आपने बताया कि जो हमारे स्किल्स में डोमेन्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर एरियाज में, मतलब कहे तो एरियाज में डोमेन्स होते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें ये देखना है कि बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है और क्या नहीं परफॉर्म कर रहा है। खास करके जो डोमेन्स पहले बच्चा सीख सकता है उसे सिखाना चाहिए और वो ज्यादा जरूरी है, चाहे और वो बाद में हो, बाद में हो या लास्ट में हो। उसे कई दफा होता है ना कि बच्चा चल नहीं सकता है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकता है, आउटडोर गेम नहीं खेल सकता है, लेकिन इंडोर गेम तो खेल सकता है ना। अब आउटडोर गेम आपने पहले फर्स्ट में डोमेन में आपने नोट किया है, सेकंड डोमेन में आपने नोट किया है इंडोर गेम। अगर बच्चा इंडोर गेम खेल सकता है तो लेट हिम प्ले। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है कि जो डोमेन वो बहुत जल्दी कर सकता है उसको पहले आप कर दीजिए, उसको वो पहले उसको ले लीजिए, ये जरूरी होता है। तो मतलब बच्चे को जो अचीव इजीली कर सकता है, जो इजीली सीख सकता है अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जो है ये दोनों को साथ में बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कई डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्ट ही बच्चा नहीं ले रहा है। तो क्या जरूरत है उसको सिखाने का अभी तत्काल, जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है, फिर पहले इंटरेस्ट डेवलप कराइए, फिर ऑटोमेटिकली वो बच्चा इंटरेस्ट लेने लगेगा तो वो सीखेगा। नहीं तो खास करके ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ ये चीज हमेशा बना रहता है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उस पे आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, तब जाकर के कुछ सीखा तो सीखा। ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं सीखेगा, लेकिन बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो वो बहुत इजीली सीखेगा। यहाँ पे मतलब ऑटिस्टिक बच्चों की बात ना भी करें, अगर नॉर्मल बच्चों को ले तो भी उनके साथ ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा। हमारे साथ भी ऐसे ही, अगर हम में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उस चीज को नहीं सीख सकते। तो उनका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों ही ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे उनके एजुकेशनल नीड्स, स्किल्स के बारे में। स्किल्स में डिफरेंट डोमेन्स होते हैं जो आपने विद एग्जांपल्स बताए, और
डिफरेंट लेवल्स में हम उनको कैसे अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स सेट करके, ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया। हम इस डिस्कशन को एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, सो बी देयर एंड जॉइन अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें।
इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं। और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome to our discussion where we're discussing about the curriculum flow, learning, readiness and educational needs of the autistic children। और अभी तक ये सब हमने डिस्कस किया, स्किल्स में डोमेन्स किस तरह अचीव होती हैं, किस तरह लेवल्स में हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो हम आगे की डिस्कशन अपने एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। अब जो आगे की बात है वो बिहेवियर के बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए कि बिहेवियर, बच्चे का जो बिहेवियर है, ऑटिस्टिक बच्चे के बिहेवियर है, वो किस तरह से अलग होते हैं एक आम बच्चे से। तो अगर हम एक इन जनरल एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो उसके रियलिटीज़ ये हैं कि एवरी बिहेवियर्स अकर फॉर ए रीज़न, ह्यूमन बीइंग आर नॉट द रैंडम थॉटलेस क्रिएचर। मतलब जो बिहेवियर है वो किसी न किसी रीज़न के कारण अकर होता है। सबसे पहले बात तो हमें ध्यान देना चाहिए। और जो बिहेवियर आर ए रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टेंसेस, जो इन्वायरमेंट जो डिमांड कर रहा है उसको उस सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्स करना ही हमारा एक बिहेवियर है। और हम अगर देखते हैं तो कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं है कि हमको उसको रेडली है या अप्रोप्रिएट है कि हम उस मोमेंट में वो चीज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कभी ना कभी एग्जिबिट करना होता, कभी हमारा जो थॉट का प्रोसेस है या कोई हमारा बॉडी का या इन्वायरमेंट का कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है जिसके कारण हमें वो चीज़ करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा और शॉर्ट आंसर करें रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बिहेवियर, तो बिहेवियर जो होता है वो कभी हम स्केप करने के लिए या अवॉइडेंस करने के लिए, किसी चीज़ का हमारे अंदर कोई कन्फ्यूज़न है या फियर है फेल्योर का, तो उसके कारण भी हम बिहेवियर हमारा होता है। जो कि फिर अटेंशन किसी से लेना है या फिर हमें कोई एक्सेस गेन करना है या एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेक टाइम करना है, तो हमें घर जाना है, तो उसके लिए भी हम कभी कभी हम अपना बिहेवियर अलग तरीके से करते हैं। या फिर ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट किसी चीज़ से मिलता हो, अगर हम आवाज़ निकाल रहे हैं, टक टक की आवाज़ निकाल रहे हैं, तो उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं से उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो उसके कारण भी कोई ना कोई बिहेवियर हमारा ऐसा होता है। और जो बायोलॉजिकल है, जैसे सेक्स से रिलेटेड है या एक्सक्यूशन से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड है या इमोशन से रिलेटेड है, तो इसके कारण भी हमारा बिहेवियर का पैटर्न थोड़ा एक डिफरेंट होता है। तो हमें हमेशा ये चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए कि जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर वो जो डिफरेंट है एक मेन स्ट्रीम बच्चे से, तो वो क्यों है या किस कारण से ऐसा हुआ है। अगर हम एक ऑटिस्टिक बच्चे के स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में जान, तो सबसे पहला जो है कि हमें ये जानना चाहिए कि जो सेल्फ रेगुलेशन की बात है, जो एक फंडामेंटल इशू है कि हमें अगर ये चीज़ करना है, अगर कोई बच्चा राउंड सर्कल घूम रहा है तो वो घूमता रहेगा, ऐसा नहीं, वो फंडामेंटल इशू है, उसके साथ ये चीज़ बना हुआ, ये पैटर्न उसके साथ डेवलप्ड है। तो हमें इस चीज़ के बारे में, कुछ फंडामेंटल इश्यूज के बारे में जानना चाहिए। खास करके इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो ऑटिस्टिक वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने रूटीन में बड़े पक्के होते हैं। अब जो केस मैं हैंडल कर रहा हूँ उसके साथ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा है, वो अगर बच्चा स्विमिंग में जाना है, इन केस अगर 4 बजे शाम में उसे स्विमिंग में जाना है और उसे स्विमिंग में अगर नहीं भेजा जाए, अगर या किसी कारण से उसे बोला जाए कि नहीं जाना है आज,
तो वो पूरा मतलब युद्ध मचा देगा घर में, और उसको जाना है तो जाना है। स्कूल जाने का टाइम है तो वो उस टाइम पे घर से निकलना है। अगर उस दिन आप स्कूल उसे नहीं भेजेंगे तो वो पूरा तबाही मचा दिस इज देगा। द फंडामेंटल इशू। हाँ, ये तो इसके साथ पैटर्न ऑफ हाँ। लाइफ में ये चीज है, अगर वो फिक्स है। एक रूटीन बन जाता है रूटीन उसका, बन और वो रूटीन के साथ ही काम करता है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आप परिवर्तन लाएंगे तो वो थोड़ा, इवन ये बच्चे रास्ते भी एक बार जब देख लेते हैं तो वो भूलते नहीं है। And the second thing is, so to teach the behavior, to modify the behavior, you should not be an expert in the autism. ऐसा नहीं कि आपको ऑटिज्म में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तब आप इसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन को ऐसा कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा फंडामेंटल इश्यूज जान जाएं कि फंडामेंटल एथिक्स क्या है इस बच्चे के साथ, कैसा बिहेवियर का पैटर्न है, तो भी आप इस चीज को सही कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि ये चीज बिहेवियर को ठीक करना, या ये बिहेवियर इसके साथ ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, और हमें बहुत ही स्पेसिफिक है, तो हम उसको भी तभी हम ठीक कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन का पॉइंट है, जो हम उसके साथ डील कर रहे हैं, जो उसको बता रहे हैं, दैट शुड बी द वेरी पेशेंसफुल। जैसे मैंने शुरू में भी बात किया, एक एक्सटेंडेड टाइम की जरूरत है। तो इसी तरह से बिहेवियर को भी ठीक करने के लिए, बिहेवियर पैटर्न को भी हमें सही करने के लिए एक एक्सटेंडेड टाइम हमें पेशेंस लगाना पड़ेगा, तब उसके बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो ये तो बिहेवियर के बारे में बात था। अब हम नेक्स्ट जो चर्चा करना चाहते हैं वो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। अभी तो हम लोगों ने पूरा सब चीज़ जान गए कि किस तरह से जो एक ऑटिस्टिक बच्चा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हम उसको सिखा सकते हैं, क्या उसको पढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें हमारा बैकग्राउंड सही है, अगर हमारा पीछे का इन्फॉर्मेशन सही है, तभी हम उसके वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। और जैसे हमने बात भी करी थी कि अगर हमारा असेसमेंट ठीक होगा तो डायग्नोसिस भी ठीक होगी, और अगर डायग्नोसिस ठीक होगी तो उसी हिसाब से हमारी इंटरवेंशन प्लानिंग भी होगी। सही बात है। और इंटरवेंशन प्लानिंग भी तभी सही हो सकती है जब हम पहले वाले स्टेप्स को ठीक से फॉलो करें। और जो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का इश्यू है, ये इट्स अ वेरी मेजर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइफ, बिकॉज हियर वी आर सेलेक्टिंग, यहाँ पर जो है हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चे के लाइफ का चॉइस, कि आपको कहाँ अपने करियर को बिताना है, और आप कैसे अपनी ज़िंदगी में कमा सकते हैं, अपने फैमिली को कैसे कर सकते हैं, सोशल इंडिपेंडेंस आपकी कैसे आगे बढ़ सकती है। तो जब हम वोकेशनल ट्रांजिशन की बात करते हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, इसमें फेज होता है, मतलब कि बच्चे को एक नए एनवायरनमेंट से दूसरे नए एनवायरनमेंट में जाना पड़ रहा है, मतलब जैसे ट्रांजिशन है। जैसे कि वो बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको जो है कि काम पे कैसे जाना है, अगर वो कहीं चाइल्डहुड में है उसको एडल्टहुड में जाना है, फिर इंडिपेंडेंस में जाना। तो अगर हम ट्रांजिशन के फेज को अगर हम स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा, तो इससे सिचुएशन है और उसको अंडरस्टैंडिंग को, उसके जो चेंजेस हैं, सिचुएशन के जो चेंजेस हैं उसको अंडरस्टैंड करना ही ट्रांजिशन है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से काम पर जाएगा, फिर चाइल्डहुड है, फिर एडल्टहुड है, फिर उसका जो इंडिपेंडेंस है इन द लाइफ, वो चीज़ हमें देखना चाहिए। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाता वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ये ट्रांजिशन में जो ब्रेकडाउन है उसके कारण ही ये हम दैट इज द मेजर पॉइंट। अगर हम ट्रांजिशन के बारे में अगर हम देखना चाहें तो इट्स अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ द एक्टिविटीज। अगर हम स्लाइड को देखें थोड़ा एक बार, तो इट्स अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट। एंड अगर हम कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या है, उसमें जो है कि आईपी है, उसके बाद जो है कि हु प्रोवाइडिंग द ऑल द कोऑर्डिनेशंस, हु प्रोवाइडिंग द ऑल द सपोर्ट्स, और फिर व्हाट एक्टिविटीज, मतलब जो प्लानिंग है, फिर उसके बाद जो लोगों का सपोर्ट है और जो एक्टिविटी का सपोर्ट है। अगर इस सब में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फिर ट्रांजिशन भी प्रॉपरली नहीं हो सकता, ट्रांजिशन जो है कि ब्रेक डाउन हो सकता है। और जो आउटकम ओरिएंटेड प्रोसेस जो है, जो आउटकम चाहिए हमें, अगर वो पहले से डिसाइड नहीं है जो हमें क्या चाहिए, जो हमारा ट्रांजिशन जो है अगर इस चीज पे डिसाइडेड नहीं कि हमें क्या चीज चाहिए, तो हम फिर ट्रांजिशन भी प्रॉपर नहीं कर पाते। और फिर जो है क्या प्रमोट करेगा, जो स्कूल से पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज होगी उसमें, जैसे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, या वोकेशनल ट्रेनिंग है, या इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट है, कंटिन्यूइंग टू एडल्ट एजुकेशन है, एडल्ट सर्विसेज है, इंडिपेंडेंट लिविंग है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। वी हैव टू थिंक कि जो प्रमोट ऑफ द मूवमेंट है, ये चीज भी एक प्रॉपर होना चाहिए। अगर इस सब में कोई प्रॉब्लम है तो फिर जो है कि हमारा वो इम्प्लॉयमेंट का जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो फिर वो ब्रेक डाउन हो सकता है।
अगर हम ट्रांजिशन जो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं ट्रांजिशन प्लान में जो लिखा हुआ कि अब सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस बच्चे को 10 महीने में हमें कहीं एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना है और पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमें उसको देना है, पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग देना है। अब हम उसमें क्या करना है, एक इंस्ट्रक्शंस लिखा कि एक ये पर्टिकुलर जो उसके पेरेंट्स हैं या जो उसका फैमिली मेंबर में कोई भाई है या सिबलिंग है ये काम को करेगा। अगर ये इंस्ट्रक्शंस कहीं नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना है वो तो डिसाइडेड है, लेकिन कौन करेगा कब तक करेगा ये चीज डिसाइडेड नहीं है। तो हमें ट्रांजिशन में इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कम्युनिटी का एक्सपीरियंस है कि आप जो है इस कम्युनिटी में ये जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा या फिर उसको कहाँ प्रॉपर जॉब मिलेगा, वो एक एक्सपीरियंस को भी हमें अपने ट्रांजिशन में डालना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉपर किस तरह से इस तरह का काम होता है। और फिर जो डेली लिविंग स्किल्स है या जो फंक्शनल वोकेशनल एजुकेशंस का जो बात है, जो इवैल्यूएशन हमने पहले किया, क्या वो जो ट्रेनिंग मिली है या जो उसका स्किल्स है वो वहाँ पर एक्विजिशन हो पाएगा, वहाँ पर यूज हो पाएगा कि नहीं। सो ये सारा चीज जो है कि हमें ट्रांजिशन में बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो ट्रांजिशन क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब जैसे आप ये बात करें ट्रांजिशन फेज की, तो उसमें हमारा प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन जो बहुत जरूरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बच्चे को स्कूल से जॉब पर ला रहे हैं जी, तो उस समय का अगर हमारे पास पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं कि कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या एक्विजिशन, कौन सा स्किल्स एक्विजिशन होना है, तो वो चीज अगर नहीं है तो फिर हमारा वो प्रॉब्लम है। और फिर जो नेक्स्ट है कि एक वोकेशनल असेसमेंट की बात है कि हमें एक प्रॉपर वोकेशनल असेसमेंट करना चाहिए जो बच्चे का इंटरेस्ट है या एप्टीट्यूड है या फंक्शनल लिविंग स्किल्स है, करियर मैच्योरिटी के बारे में बात होती है, तो टीम प्लानिंग की बात है या कंसल्टेशन विद अदर फैकल्टीज, फैसिलिटेटेड लर्निंग थिंग्स जो है, वो सारे चीज को हमें पूरे तरह से जो है कि हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द वोकेशनल असेसमेंट हमें करने की जरूरत है। अगर हम वोकेशनल असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक दिन में हमने असेस कर दिया। हमें बार बार हमें उस चीज को हर स्टेज में हमें जो है कि ये चीज करना चाहिए, जैसे उसका फिजिकल कैपेसिटी है या मेंटल कैपेसिटी है या इमोशनल एबिलिटी है, जो उसका टॉलरेंस का लिमिटेशन है। सपोज कि कोई व्यक्ति को अगर सपोज लंच के समय में लंच ना मिले तो वो कितनी देर बिना लंच का काम कर सकता है, दैट इज द टॉलरेंस। तो ये सारा चीज हमें पूरे के पूरे चीज को हमें वोकेशनल असेसमेंट में हमें जरूर करना चाहिए। फिर हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक मिनट जरा सर, टॉलरेंस की जहाँ तक बात किया गया है तो ये सिर्फ काम करने वक्त की टॉलरेंस की बात है। हो सकता है क्या कि वो अपने कोवर्कर के साथ कभी उसको टीजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता या फिर जो उसके बिहेवियर पैटर्न है वो ऐसा हो गया कि अगर इन्वायरमेंट में एक्सेप्टेड नहीं है तो उस समय की भी बात हो सकती है वो टॉलरेंस के लिए कि मतलब टॉलरेंस हर सिचुएशन की बात हो सकती है। जैसे हम पूरे अपने सेशन में बात करते आए हैं कि जनरलाइजेशन की, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और तभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट ये कर सकता है। और जब हम वोकेशनल असेसमेंट की बात करते हैं तो दिस इज द कम्प्रिहेंसिव things. You have to go through the functional IQ of the child, then functional behavior of the child, then aptitude of the child, then achievement of the child, language क्या हो सकता है, personality test करना होगा। मतलब कि हम पूरे के पूरे सेट ऑफ थिंग्स को हमें पूरे सेट ऑफ पैटर्न्स को हमें जो है कि उसको असेस करना है। इसके लिए डिफरेंट बैटरीज भी यूज होता है, बहुत जरूरी है व्यूवर्स के लिए वो जाना कि जो एबिलिटी और एप्टीट्यूड के लिए अलग बैटरीज आता है, टेस्ट का शेड्यूल आता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। अचीवमेंट स्किल्स के लिए अलग कर सकते हैं, पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन के लिए कर सकते हैं, कैरियर के लिए कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट बैटरीज को भी यूज करना चाहिए। मतलब एक अगर हम सिचुएशन ले लें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये सारा वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की, तो उसमें जैसे बैटरीज आपने बताई, तो बच्चे का जो होलिस्टिकली है वो चीज, वो अगर हम कहें कि होलिस्टिकली मतलब पूरा हम हर चीज, हर एरिया, हर लेवल, हर कैपेबिलिटीज बच्चे की एवरीथिंग, एवरी की पॉइंट, एवरी एस्पेक्ट वी शुड इंक्लूड। यस ऑफ कोर्स। एक चीज और इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा कि खास करके इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जो बात की है, तो सभी जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं सभी के अगर चाहेंगे कि इंटेलिजेंस हो जाए तो नहीं, मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। अब जैसे खास करके हाई फंक्शनिंग जो बच्चे हैं
उसके तो आईक्यू निकाले जा सकते हैं। और स्पार्जर सिंड्रोम में भी देखा गया है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें कि जिसके कि आईक्यू मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, मोस्ट ऑफ बच्चे जो है सो वो कोऑपरेट करता ही नहीं है। जब कोऑपरेट नहीं करेगा बात तो चल रही है आईक्यू की। हाँ, तो अब हमने देखा था पहले स्टार्टिंग में अपने सेशन में कि ऑटिस्टिक बच्चों में कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट भी पाया जाता है। बिल्कुल, वो तो होगा ही होगा। अब जो आईक्यू की बात कर रहे हैं, आज के डेट में अगर हम आईक्यू को देखें तो यूएनसीपीआरडी आ गया, बहुत सारे चीज आ गए। हाँ जी, हाँ उसमें हम इवॉल्विंग स्किल्स की बात करते हैं जी। कि बच्चे का हर दिन कोई ना कोई स्किल्स बदलता है। जी। तो लेकिन अपने कंट्री में स्टिल दिस इज द ट्रेडिशन टू फाइंड आउट द आईक्यू, क्योंकि आईक्यू मैंने इसलिए लिखा कि अभी तक हमारे पूरे कंट्री में ऑटिज्म का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से शेड्यूल नहीं हो पाया। आईक्यू से ही हम उसका मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं, इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा। लेकिन जो आईक्यू को हम ब्रॉडर वे में देखें तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वेंटरी, जो बच्चे का कॉग्निटिव प्रोसेस है। बात करी हाँ। हमने अपने सेशन में, आपने बताया कि जैसे आईक्यू टेस्ट किया, मतलब और उसको अगर होलिस्टिकली देखें तो उसमें हम देखते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस टेस्ट या एबिलिटीज जो भी है। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहती थी कि जैसे कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होता है तो बच्चा जो ऑटिस्टिक है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो इसमें अगर मान लीजिए बच्चा नॉन वर्बल है तो हम उसमें किस तरह के बेसिकली क्या होता है कि जो आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ही एडवांस हो चुका है। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड, आइदर दे आर द ऑटिस्टिक और दे आर द मेन स्ट्रीम। उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चनियर्स बने होते हैं एंड यू टिक द क्वेश्चनियर्स इन द एप्रोप्रिएट स्किल्स, then you can find out the level of the child. That can be done through by asking the parents, by asking the teachers, by asking the peers, by asking the siblings. हम अगर सबसे पूछ के अगर क्वेश्चंस को प्रॉपरली फील करें तो क्या होता है कि अगर बच्चा नॉन वर्बल भी है तो हम उसके पूरे कॉग्निटिव प्रोसेस को देख सकते हैं, पूरे कॉग्निटिव प्रोसेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इस तरह तो हम उसका सोशल क्वोशिएंट और डेवलपमेंटल क्वोशिएंट नहीं, ये तो पुरानी बात होगी, सोशल क्वोशिएंट, डेवलपमेंटल क्वोशिएंट। लेकिन अगर हम देखें तो सीपीआई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वेंटरी। और फिर इसी के साथ साथ हम एफबीए कर सकते हैं, फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम उसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं। प्रेजेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके करंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उस हिसाब से बैटरीज यूज करनी चाहिए और उस हिसाब से उसका असेसमेंट करना चाहिए। कि अगर जैसे नॉन वर्बल है तो परफॉर्मेंस टेस्ट कर दिया या जो क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर्ड किए हुए हैं उनके हिसाब से हमने फॉलो किया। और जो मेन चीज है, जो बिहेवियर का कंसर्न है, एडेप्टिव बिहेवियर का कंसर्न है रिलेटेड टू द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट थ्रू द असेसमेंट। और दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन, इफ यू कैन सी इन द स्लाइड, अगर हम देखें तो उसमें हाइजीन है कि बच्चे कितने हाइजीनिकली बच्चा जो है कि वो प्रॉपरली जॉब इन्वायरमेंट में रह पाता है। फिर जो है कि एनी करंट अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज बीइंग एम्प्लॉयड, कौन सा करंट स्ट्रेटेजीज हम उसमें एम्प्लॉय करें जो कि वो बच्चा जो है कि काम के लायक हो जाए। फिर यूज ऑफ विजुअल और आर्गुमेंटिव डिवाइसेस, कोई अगर वो आपने नॉन वर्बल की बात की तो कोई ऐसा विजुअल्स दिखा के हम उससे वर्बल कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। विलिंगनेस टू आस्क फॉर द हेल्प, अब ऑटिस्टिक चाइल्ड में ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि हमें हेल्प की जरूरत है कि नहीं, या हेल्प चाहिए भी तब भी वो नहीं बता पाता। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये चीज उसमें है कि नहीं। देन ट्रांसपोर्टेशन है या नेविगेशन से कहीं खो गया बच्चा तो वो क्या अपने आप को बताकर या अपने आप को किस तरह से वो जो है कि आइडेंटिफाई करवा सकता है कि हमारा घर पहुंच जाए प्रॉपर्ली। पेपर वर्क या रिकॉर्ड कीपिंग की बात है या मनी मैनेजमेंट की बात, दीज आर द थिंग्स यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। And then next stage is we have to find out the personal checklist, कि अब जैसे आपने कहा कि वो हमें टूल्स या बैटरी की जरूरत, उसमें परफॉर्म करने की बात कहा आपने, यहाँ पर हमें परफॉर्म करने के लिए टूल्स बैटरी की जरूरत नहीं, हम एक पर्सनल चेकलिस्ट बना सकते हैं। मैंने बहुत ही बड़े आसानी से अभी इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो है कि हमने ये किया है कि हम आसानी से कोई भी एक आम ट्रेनर, आम पेरेंट्स ऑफ the autistic child, how they can handle for the vocational rehabilitation, they can go for the personal checklist। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा इसमें, जो पर्सनल चेकलिस्ट है इसमें आप देखेंगे कि टू गेट टू वर्क ऑन टाइम एंड आई हैव टू गेट अप, हमें समय पर काम करने के लिए कितने बजे गेट अप होना है, कितने बजे उठना है। अगर हम इस तरह के छोटे छोटे, आई मस्ट शावर एंड गेट ड्रेस्ड, ठीक है, अगर हम नहाएं और
हमें जो है कि पूरी तरह से ड्रेस होके जाना है काम पर। तो इस तरह हम छोटे छोटे उसके पर्सनल चेकलिस्ट बना सकते हैं और उसमें मंडे से सैटरडे तक लिखा हुआ, मंडे से संडे लिखा हुआ है, हम उसमें चेक कर सकते हैं बच्चा कोई क्या वो कर रहा है, इस दिन किया कि नहीं, इस दिन किया कि नहीं। हम इस पर्सनल चेकलिस्ट से भी उस बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। या फिर हम इसको और देखें कि ट्रांसपोर्टेशन चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चा कहीं जा रहा है या फिर उसको इंडिपेंडेंट जाना, तो हम उस ट्रांसपोर्टेशन चेकलिस्ट में भी करना है कि कितने बजे उसको निकलना है बस पकड़ने के लिए, बस का नंबर क्या होगा। तो ये सारे चीज हम छोटे छोटे डोमेन्स बनाकर चेकलिस्ट, ये तो हमने एक अपने नीड के हिसाब से बनाया, लेकिन हम बच्चे के नीड के हिसाब से चेकलिस्ट डेवलप करके हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से हम अगर इवैल्यूएट करने के लिए जाएं तो इवैल्यूएशन के लिए ऐसा नहीं कि हमें टूल्स या बैटरी की ही जरूरत है, वी कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के नीड्स के हिसाब से। फिर अगर सोशल कंसर्न देखें कि बहुत ही सोशल कंसर्न है कि अगर बच्चा क्योंकि सोशली इम्पेयर्ड होता है इसमें, और उसका सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट तभी हो सकता है जबकि हम सोशल कंसर्न को देखते हैं। तो अगर हम रिलेशन रेशनल बाउंड्रीज को देखते हैं कि बच्चा एक तो वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो वो आइसोलेट हो जाता है एनवायरनमेंट से। अगर जॉब एनवायरनमेंट में वो कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसका बात करने का आदत नहीं है, तो उससे दूसरा कोई बात भी नहीं करेगा। तो जो रेशनल बाउंड्रीज है उसको हमें फाइंड आउट करना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स फॉर पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कि कौन क्या जरूरी है अथॉरिटी के लिए, क्या जरूरी है। देन एबिलिटी एंड डिग्री ऑफ नीड्स टू कम्युनिकेट इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयज, कि किस तरह का हम एबिलिटी, क्या हमारी जरूरत है, क्या क्या चीज हमें कम्युनिकेट करना चाहिए जॉब सेटिंग में, उसके बारे में भी हमें फाइंड आउट करना जरूरी है। एंड देन द सोशल कॉम्पिटेंस, जो बहुत जरूरी है कि हमें कितना इस जॉब के लिए कितने सोशल कॉम्पिटेंस की नीड है। और सबसे मेन जो है सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द माय जॉब, मतलब एक बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उसके जॉब के लिए क्या प्रायोरिटी है। वो बच्चा अगर समझ गया कि हमें अप्रोप्रिएट ड्रेस करना है या फिर अप्रोप्रिएट हाइजीन करना है, फॉर्मेलिटीज इन एनवायरनमेंट में क्या है, सुपरवाइजर का स्ट्रक्चर क्या है, इनफॉर्मल सोशल डिमांड्स क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, यूज ऑफ फ्री टाइम कैसे हम यूज कर सकते हैं, शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, डिस्क्लोजर टू कलीग्स के साथ क्या होगा। तो अगर इसको बच्चा प्रायोरिटाइज कर लेता है तो समझिए कि वो पूरी तरह से सोशली इक्विप्ड हो जाता है उस अपने मतलब जॉब इस के लिए। तरीके से हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। वो जैसे अभी आपने एग्जांपल लेके बताया, वो हम बच्चे के नीड्स देखेंगे, बच्चे की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हम एक चार्ट बना लेंगे, चेकलिस्ट बना लेंगे कि बच्चे को कितना क्या करना है, और उसमें हम अपनी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द जॉब शेड्यूल और जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके लिए हिसाब से, और उसके हिसाब से हम अपना पूरा तैयार करेंगे अपनी चेकलिस्ट को। और एक थोड़ा सा अगर हम मतलब ब्रॉडर वे में हमने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें अपने चेकलिस्ट में, कि ब्रॉडर वे में भी हम इसको और भी जान सकते हैं कि क्या रूल्स है। सपोज कहीं वो जॉब करने जा रहा है तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, ड्रेसिंग के कोई रूल्स होंगे। जी। अगर वो बच्चा चाहता है कि उसको जैकेट पहनना है और बच्चा चाहता है कि नहीं एक दिन, या वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमें एक दिन जो है कि हमें जींस पहन के आने की छुट्टी ये परमिशन दी जाए, तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द रूल, what I have to do. Suppose the rules is the wearing the proper clothes in the workplace, और फिर जो है वो what I have to do, I have to wear the proper clothes. लेकिन क्या होता है what I can do if I want to do, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये चीज करूं, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भी कुछ चाह रहा, तो क्या वो परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो एक दिन जींस पहन के आना चाहता है, क्या वो जींस पहन के आने कर सकता है या नहीं कर सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे एक चीज हम ऐड करना चाहें, खास करके ये जो पॉइंट्स लिखा गया ये वाकई बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। खास करके ये ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, इनके बिहेवियर की वजह से या किसी कारणवश ये किसी पार्टी में नहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, पेरेंट्स इसको ले जाना नहीं पसंद करते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। आजकल तो कुछ अवेयरनेस आई है, लोग ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बिहेवियर ऐसे करते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। एब्यूजिव वर्ड का प्रयोग करना, ये सब कर देते हैं ये सब बच्चे, तो ले ही नहीं जाते हैं। अगर बच्चे को अगर ले नहीं जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में या कहीं ले नहीं जाना होता है, तो क्या तो उसकी अपनी जो होते हैं इच्छा कि हमें आज जीन्स, मेरे पास जीन्स है लेकिन जीन्स पहन के मैं कहीं जा नहीं पा रहा, सकता। तो ये चीज अगर उसके इस करिकुलम में अगर डाल दिया जाए कि
उसे एक दिन स्कूल, कोई एक दिन जो है वो अपनी पसंद का कपड़ा पहन के आए। जैसे मान लीजिए कि कभी ये बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है स्कूल में भी, आजकल बहुत से पब्लिक स्कूलों में या फिर स्पेशल स्कूलों में देखा गया है कि बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो जिसका भी जन्मदिन हो, पूरे क्लास के बच्चे को आज अपने मनपसंद ड्रेस में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको फ्रीडम अगर दिया जाए तो उसकी ये नीड पूरी हो जाती है। कहें कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड। यस। हाँ। और दूसरी चीज एक नहीं, मैं तो पूरा बहुत चीज जो है इसमें वोकेशनल रिहैबिलिटेशन जॉब सेटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक बार वो स्लाइड देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इश्यूज हमें जो है कि इंडिकेट करना होगा, क्या इश्यूज है, उसके क्या रूल्स हैं, फिर व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई कैन डू इफ आई वांट टू डू, और फिर जो है कि व्हाट आई मस्ट नेवर डू, हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज के बारे में सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर है, शेड्यूल है, या फिर यूज ऑफ फ्री टाइम है, अगर इन सब चीज के बारे में पूरा अगर बच्चे को नहीं बताया है, पूरा अगर हमने ट्रेन नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं लैक है, जिसके कारण क्या होगा कि फिर वो जो है बच्चा एम्प्लॉयमेंट से विड्रॉ हो जाता है। और जैसे हम यहाँ बात करें कि बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, तो हम देखते हैं कि आम बच्चों में इमिटेटिव लर्निंग और इंसिडेंटल लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप्ड होती है। पर इन तरीके के बच्चों में जो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं हमारे, उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि उनमें जो इंसिडेंटल लर्निंग और जो इमिटेटिव लर्निंग है वो कहीं ना कहीं लैक करती है, और कहीं ना कहीं वो बिहाइंड, मतलब बच्चे जो है कि सीख नहीं पाते, उनका जो प्रॉपर लेवल है उससे पीछे चल रहे होते हैं वो। तो इसलिए उनको सिखाना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं इसी चीज को मैं एक बार और स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ, उसमें क्या आता है कि सारा चीजें अप्रोप्रिएट ड्रेस के बारे में है, अप्रोप्रिएट हाइजीन के बारे में, जो हमने कहा था इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस तरह का एक स्लाइड, एक जो है कि आप चेकलिस्ट बना लें, तो उससे आपका पूरा काम आसान हो जाता है कि हम बच्चे के बारे में सब चीज लिख रहे हैं कि उस जॉब के लिए क्या उसको जरूरत है, क्या उसको जरूरत, कैसे उसको कर सकता है। सर जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसको जॉब के लिए कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है और किस तरीके से हम उसकी चेकलिस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सपर्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड सून जॉइन अस आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू। Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system, and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहाँ पे हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हमने जो पहले सब कुछ अपने सेशन में डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम बैटरीज यूज़ करके असेसमेंट कर सकते हैं, उनकी चेकलिस्ट डेवलप कर सकते हैं, किन तरह की इम्पेयरमेंट्स पाई जाती हैं, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है। और ये सब देखने के बाद हम पहुँचे थे वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में कि उनको जॉब्स जो मेनली हमें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ट्रांजिशनल फेस है, बच्चा एक फेस को क्रॉस करके दूसरे फेस पे जाता है, तो जॉब के लिए उसको कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है, ये हम देख रहे थे अपने एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए हम फिर से एक बार देखते हैं कि वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें इंक्लूडेड होती हैं।
तो अब जो है जो नेक्स्ट फेज है वो हम लोग देखते हैं कि जो सोशल बाउंड्रीज है इन ड्यूरिंग द जॉब, वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली मतलब उस इश्यू को जो है कि एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है कि डिपेंड करेगा उसके एम्प्लॉयमेंट सिस्टम पे. सो we don't have to forget, we should not forget about the sexuality too. Sexuality is a social too, हाँ ये तो बहुत जरूरी जो चीज़ कि है. बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीपल विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए, कि इस even in a general population we have, this is the sexual activities is not a illegal issue, but while you are doing in the society in general, while you are doing the openly, it's not publicly. तो फिर क्या होता है कि वो जो है कि एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है. और उस समय क्या होता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वहां पर ध्यान देने की बात है, उसको ये पब्लिक और प्राइवेट ये दो चीज के बारे में थोड़ा सा कम जानकारी होती है. तो हमें वी हैव टू, दिस इज द वेरी सीरियस इशू, वी हैव टू डिस्कस ड्यूरिंग द देयर एम्प्लॉयमेंट एंड एनीथिंग. सो वी हैव टू थिंक द we have to find out the differences between the kindness and attraction. कि हमें अगर हमने बच्चे को कभी जो है कि हेलो किया और उससे हाथ मिलाया और बड़े अच्छे से हग किया, हम तो देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा समझ रहा है या फिर नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, और उसके ऑटिज्म को इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा कि वो हगिंग का जो पैटर्न है उसको जब हमने हग किया, गले लगाया, हमने तो काइंडनेस के कारण लगाया, लेकिन बच्चे में क्या अट्रैक्शन डेवलप किया, उसका क्या बिहेवियर प्रॉब्लम डेवलप किया, आगे चल के उसका क्या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो है कि क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुए, क्या प्रॉब्लम बिहेवियर हुआ, वो चीज हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि हम क्या चीज हम काइंडनेस के थ्रू कर रहे हैं, क्या चीज हम क्या उसमें अट्रैक्शन डेवलप होगा. एंड देन सेकेंड इज द वी हैव टू वेरी मच क्लियर अबाउट द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, कि क्या चीज को पब्लिकली करना चाहिए, क्या उसको प्राइवेटली करना चाहिए. ये बहुत ही हम आराम से उसको सिखाना चाहिए. और फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो चीज हमें देखना चाहिए कि क्या पब्लिक में करना है, क्या प्राइवेट में करना है. जैसे हम पब्लिक बिहेवियर्स है कि वो छींक मार सकता है, स्नीजिंग कर सकता है, लेकिन अगर हम किसी को देखें कि वो प्राइवेट में क्या कर सकता है, अगर उसको खुजलाना हो तो वो प्राइवेटली खुजलाए. तो ये चीज हमें उसको पूरी तरह से समझाना होगा कौन सा बिहेवियर तुम्हारे लिए पब्लिक में करना है, कौन सा बिहेवियर प्राइवेट में करना है. अगर हम उसको वॉशिंग हैंड करना है तो वो तो पब्लिक बिहेवियर है कि वो कहीं भी हाथ ये कर सकता है. अगर उसको पासिंग द गैस करना है तो वो प्राइवेट में करे. होल्डिंग हैंड्स कर सकता है, वर्ब जो है कि वो कर सकता है. हग करना या फॉन्डलिंग करना या क्विक किस या मस्टरबेशन है. इस तरह से हमें वी हैव टू फाइंड आउट द नीड्स कि व्हाट कैन बी डन इन द पब्लिक, व्हाट कैन बी डन इन द प्राइवेट. खास करके ये इनमें ये भी देखा गया है कि ये बच्चे पब्लिक और प्राइवेट जगह को पहचानते नहीं है, जहाँ तहाँ टॉयलेट कर देते हैं. असेंबली में खड़े हैं बच्चे, वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है. प्राइवेसी शुड बी मेंटेन एंड वी हैव टू टीच द चाइल्ड. हमें अगर हमने वो चीज नहीं सिखाया तो फिर हम प्रॉपर उसको जॉब तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं तो वो वहाँ पे भी वही एक्टिविटी करेगा तो फिर वो और दूसरे लोगों को वो प्रॉब्लम करेगा. और फिर हमें वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट आर द सपोर्टिव बिहेवियर ऑन द जॉब, कि कौन कौन से बिहेवियर को हमें देना चाहिए. कि वी हैव टू नो द ट्रिगर्स, कि कौन सा चीज हमें उसको सिखाना है, कौन सा बिहेवियर उसके लिए जो है कि पॉइंट रेजिंग है, उसको हमें वो ये करना है, फाइंड आउट करना है. फिर उसके लिए उसको मैनेजमेंट भी सोचना है उसका. फिर जो है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स जो है उसके बारे में, प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, क्या बिहेवियर वो करेगा उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है. और एबिलिटी टू सेल्फ डायरेक्शन और मॉनिटर. और फिर जो है सेल्फ रेगुलेशन की बात है कि उसको सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का इतना ज्ञान आना चाहिए. फिर नीड्स ऑफ बिहेवियर एनालिसिस. और फिर जो है कि क्राइसिस प्लान, अगर कोई क्राइसिस हो जाता है तो उसके बारे में प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम क्राइसिस के बारे में प्लान नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है. और जो सेल्फ रेगुलेशन की बात है कि हमने एक बार बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन सिखा दिया कि ये चीज तुम्हें करना है और इस तरह से तुमको फॉलो करना है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट इज द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डायरेक्ट द थॉट्स और फीलिंग्स और एक्शन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ वन गोल. कि वो हम उसके पूरे थॉट्स को, उसके पूरे फीलिंग्स को, पूरे उसके दिमाग में जो भी चीज बन रहा है
उसको हम एक प्रॉपर एक्शन में ढाल चुके हैं कि तुमको ये चीज इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है कि अब के बाद अब करना, अब के बाद ये करना, और साथ के साथ उसकी जो सिचुएशंस है वो सारी बैलेंस हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग इन द सेल्फ रेगुलेशन। ये अगर हम उसको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमें सड़क के बाईं किनारे पे चलना चाहिए। दैट इज व्हाट दैट समबडी हैज टोल्ड यू इन द चाइल्डहुड डेज, और यू आर रेगुलेटिंग योरसेल्फ कि जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हम एक कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें बाईं ओर चलना चाहिए। तो दैट इज व्हाट सेल्फ रेगुलेशन इज। तो हमें इस चीज को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स है कि नहीं, सेल्फ मॉनिटर कर सकता है कि नहीं, या उसको सेल्फ इवेलुएटिंग का मेथोडोलॉजी पता है कि नहीं कि हमने ये काम सही किया या गलत किया, या फिर अडप्टिव द फ्यूचर मेथड्स के और कुछ कौन कौन सा मेथड्स हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है हमें पता करना चाहिए। और जो नेक्स्ट चीज है मॉड्यूलेशन की बात है। हम जब बिहेवियर ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते थे मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो ऑटिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं करते, हम बिहेवियर मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को भी समझना, टीचर को भी समझना। मॉडिफिकेशन में हम बहुत बार ABC करके जो है कि बहुत सारी थ्योरी लगा के मॉडिफिकेशन की थ्योरी करते थे। मॉड्यूलेशन में क्या है कि वी हैव टू वेट पेशेंसफुली, वी हैव टू गिव द वॉल्यूम ऑफ बटन्स ऑफ टाइम, जो हमने एक्सटेंडेड टाइम की बात की कि अब उसको जो है कि पूरा टाइम दें कि परफॉर्म करे। जैसे आपने बताया एक्सटेंडेड टाइम के साथ पेशेंस चाहिए, ठीक है। और पेशेंस भी कैसा चाहिए कि उसके बिहेवियर को हम डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम मोल्ड नहीं कर रहे हैं कि तुम ये चीज मत करो। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फेडअप करके जो है कि उसके बिहेवियर को हम मोल्ड कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान में देखना चाहिए कि हमारा जो बिहेवियर मैनेजमेंट का टेक्निक है, चाहे जॉब साइट पे हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे फैमिली में हो, घर में हो, तो वो मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। हाँ, जो बिहेवियर बच्चा कर रहा है उसको जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना। मतलब कि बैड बिहेवियर अगर कर रहा है तो उसको इस तरह से डाइवर्ट कर दो कि वो गुड बिहेवियर में मतलब कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह वो डाइवर्ट करना, उसकी डायरेक्शन चेंज करना। हाँ। कि आप ऐसा कर रहे हैं पर ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए। और इसमें एक बोलने से नहीं होता है। यहाँ जो कर रहा है वो उसी तरीके से मान लिया जाए कि वो किसी चीज को फेंकने की आदत है बच्चे को, अगर वो फेंक रहा है तो उसको एक बॉल दे दिया जाए कि बॉल फेंको, तो वो एक हो गया ना कि वो सिर्फ बॉल को ही फेंकेगा जी। तो ये उसके बिहेवियर को, जो वस्तु फेंकने की आदत थी, वो वस्तु फेंकने की आदत खत्म होकर बॉल फेंकने की आदत हो गई। तो वो एक तरह का एक प्ले हो गया, गेम हो गया उसके लिए। तो वो गेम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग एक्ट। मॉड्यूलेशन जो है बैलेंसिंग एक्ट है कि सपोज करो कोई सिचुएशन आया किसी के साथ, तो व्हाट वाज द माय फर्स्ट रिस्पॉन्स, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द अ बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, कि अगर हमने कहा कि तुम बच्चा ऐसा मत करो, दिस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट द बेटर रिस्पॉन्स क्या होगा, कि हम उसको कैसे ये काम करने, इस सिचुएशन से कैसे हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द मॉड्यूलेशन इज, कि हमें जो है कि सिचुएशन देखना है, फिर हमारा जो है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा और उसके बेटर रिस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज द मॉड्यूलेशन। इसके लिए हम लोग सब चीज कर सकते हैं, सारा चीज बना भी सकते हैं। और जो मेजर पार्ट है कि जो मॉड्यूलेशन है उसमें हमें मैजिक स्टेटमेंट काम करता है, कि हमारे पास एक जादू का स्टेटमेंट हो बच्चे के साथ डील करने का। ये नहीं कि हमने जो है कि जैसे तैसे डील कर लिया, उसमें हमें जैसे है कि व्हाट आई कैन डू हेल्प यू मेकिंग थिंग्स बेटर। ये नहीं कि तुमको काम कर रहा है बच्चा और उसको हम कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, हम उससे ये पूछ सकते हैं कि तुमको हम क्या हेल्प करें जो कि तुम्हारा काम और अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से जो भी है, डू यू नीड अ लिटिल मोर टू आंसर और फिनिश व्हाट यू आर डूइंग, मतलब ये जो छोटा छोटा जो एक मैजिक स्टेटमेंट्स है, इसको हमें आई विल हेल्प यू फिगर दिस आउट व्हेन यू आर काम इनफ टू प्रॉब्लम सॉल्व। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अपसेट, यू हैव अ राइट टू योर फीलिंग्स। मतलब ये जो सारे चीज हैं, जो मैजिक स्टेटमेंट है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम उसको काम पेशेंसफुली टीच नहीं कर सकते। तो ये तो था कि मतलब मैजिक स्टेटमेंट के बारे में बात थी कि अगर टीचर को नहीं है तो फिर दिक्कत है, या कोई जो एम्प्लॉयर है या जो उसको ट्रेनर है उसके लिए दिक्कत है। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एम्प्लॉयर को
जो उसको रोजगार देने वाला है, हम उसको भूले नहीं। अगर हम उसको भूल गए तो फिर क्या होगा कि उसके प्रॉब्लम को हम हाँ, भूल- ये ये चीज बहुत ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, होनी क्योंकि चाहिए इसके बगैर क्योंकि सारा वही मेन है, जो एम्प्लॉयर है वही उस बच्चे को रोजगार देने वाला है, वही उस तरह के बच्चे के हर बिहेवियर पैटर्न को झेलने वाला है। तो उसमें आप थोड़ा बताएंगे कुछ वो? हाँ, खास करके अब देखा गया है कि जब बच्चे को हम भेजते हैं तो पूरी ट्रेनिंग दे देते हैं। पूरी ट्रेनिंग देने के बाद जब बच्चे को भेजा जाता है जॉब साइट पे जॉब के लिए, तो वहाँ पे समस्याएं होती है क्या कि वो अपने कोवर्कर के साथ अच्छा रैपो नहीं बना सका, या फिर वहाँ पे किसी तरह की परेशानी आ गई उसके बिहेवियर के वजह से, तो बार बार वो बच्चा वहाँ से जॉब साइट से वो वापस आ जाता है कि इसको फिर से ट्रेंड करो, फिर मेरे पास भेजो। तो ये समस्या सदा बनी रहती है। मतलब नंबर जहाँ जॉब दिलाई जा रही है उसको, उसकी जो बच्चे की कंडीशन है, जो भी बच्चे का, उसका सारी अवेयरनेस जरूरी है। बेसिकली एम्प्लॉयर जो है कि उसको हम लोग फॉरगेट कर जाते, उसको हम लोग कुछ बताते नहीं प्रॉपरली, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम एम्प्लॉयर को भूले नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं, गिव देम ए कॉपी ऑफ ईच चेकलिस्ट और बिहेवियर प्लान दैट इज बीइंग यूज्ड। अगर हम जो भी उसका बिहेवियर प्लान है, जो भी चीज हमने किया, अगर हम उसको एक दे दें तो एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी यूज हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना, कम्युनिकेशन गैप एकदम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, कई एम्प्लॉयर समझते हैं क्या कि हमें क्या जरूरत है, इनसे हमारा वैसे भी प्रोडक्शन कम होगा तो हम क्यों इसे एम्प्लॉय करें। तो उन एम्प्लॉयर को भी अवेयर करना कि ये भी हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं और इसे भी रिहेबिलिटेशन के जो तरीके हैं उस तरीके से ट्रेंड कर दिया गया है, और अब इसे जॉब की आवश्यकता है और ये आपको कम खर्चे में हो सकता है आपको ज़्यादा जॉब दे दे। तो ये सारी चीज़ें से उसको अवेयर करना, उसको काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज़ है कि जो उसके साथ को वर्कर है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, अगर वो उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वहां पर भी जॉब लैप्स कर सकता है, जॉब वहां पर नहीं हो सकता। जो कांटेक्ट का जो रेगुलर शेड्यूल है, मतलब कि जो हमें उसको सिखाने का या जो उसके साथ ये करने का, वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। और फिर हमें एक पूरे जॉब इन्वायरमेंट में एक जो है कि सेल्फ पर्सन, मतलब कि एक ऐसे मोटिवेटेड पर्सन को डेजिग्नेट करना चाहिए कि ये इस बच्चे के बारे में पूरा जानता है और इसके बारे में सारा आंसर दे सकता है। दैट इज व्हाट इज द मेजर फोकस। apart from the training of autistic person, we have to give the training to the employers also. मतलब इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. ऐसे भी अगर देखें तो पूरा, अगर नेशनल सैंपल सर्वे का सिनेरियो देखते हैं तो हम लोग अपने कंट्री में जॉब का तो ऐसे एक मेन स्ट्रीम पर्सन्स के लिए भी जो है कि कमी है, मेन स्ट्रीम पर्सन्स को भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। और फिर हम इसमें ऑटिज्म वाले बात करते हैं तो अगर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट जो है कि लीगली देखा गया तो 7.8% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिर उसके बाद अगर अस्पर्गर सिंड्रोम की बात करते हैं तो 88% है जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसको, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। ऑटिस्टिक बच्चे भी ऐसे हैं, ऑटिस्टिक लोग भी ऐसे हैं, 98% जो है कि उसको रोजगार करने लायक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो दिस इज द मेजर कंसर्न कि हम जो ऑटिस्टिक वाले बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर हम एम्प्लॉयमेंट में भी ये दे सकते हैं, उसको रोजगार भी हम कहीं दें। तो ये जैसे मतलब ये जो हमारा पूरा सेशन था रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग वोकेशनल रिहैबिलिटेशन टू द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, जिसमें आपने बताया कि हम किस तरीके से बच्चों को जो अपना एक फेज क्रॉस करके ट्रांजिशन लेवल से हम एडल्टहुड में आते हैं, जॉब के लिए एंट्री करते हैं, तो उनको किस तरीके से हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को फाइनली, जैसे ये हमारा सेशन हुआ, तो कुछ और बातें बताएंगे जो ध्यान में रखने वाली है? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं या जितने भी हम महत्वपूर्ण इश्यूज के बारे में बात करते हैं, जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं या उसको जो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट कि जो हमारा गोल है, जो हमारा इंक्लूजन का गोल है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर हमारा गोल पूरी प्रॉपरली सेट नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इसको 3 तरह से कह सकता हूँ कि सोच और गति और दिशा, जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल एजुकेशन में जो है ना 3 महत्वपूर्ण एक फिलॉसफी है कि आप
एक बच्चे के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका क्या उसके प्रति सोचना है, उसके बिहेवियर के प्रति या उसके कंडीशन के प्रति। फिर उसके बाद आप क्या एक्ट करते हो। सपोज कि एक मेंटली चैलेंज बच्चा है और उसके साथ हमें देख के हमने क्या कहा कि वो मेंटली चैलेंज है, या हमने कहा कि अच्छा मेंटली चैलेंज है तो क्या हुआ, हम उसको कोई काम सिखा सकते हैं। तो दैट इज योर थिंकिंग एंड एक्टिंग। अब जो आपने सोचा कि काम सिखा सकते हैं, तो अगर आप काम सिखाने के लिए अपने आप मोशन नहीं लाएंगे तब तक तो वो काम सीखेगा नहीं। तो वे जो है कि हमें वो करना। अब काम सिखाने के लिए हमने सोच भी लिया, हमने एक्टिवेट भी हो गया, तो हमें एक प्रॉपर प्लेस पर जाना जहां पर हम काम उसको मिले या काम उसको सिखाने वाला कोई मिले। दैट इज योर डायरेक्शन। तो ये चीज अगर नहीं है, सोच गति दिशा नहीं है, तो फिर हम इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। और जो एक दूसरा जो महत्वपूर्ण है, बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए एक्टिविस्ट इन दिस फील्ड, यू हैव टू फाइंड आउट कि हमें 3 चीज ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे पेशेंट्स को बहुत इंपावर करता है। दैट वन इज द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज कॉल्ड कि अगर कोई चीज एक मेन स्ट्रीम वे में हम सिखा रहे हैं और वो उसके लिए कारगर है, तो हमें उसी तरह से सिखाना चाहिए। हमें कोई अपने उसमें जो है कि सिखाने के लिए कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है, या ट्रेनिंग प्रोसीजर को मॉडिफाई करना है, या सिस्टम को मॉडिफाई करना, तो हमें मॉडिफाई भी करना चाहिए उसको सिखाने के लिए। एंड देन द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीस्ट्रक्चरिंग। अगर लगता है कि सब कुछ बदल देना चाहिए, उसको बदल देने से सीख सकता है बच्चा, तो हमें उस तरह से उसको सिखाना बहुत जरूरी। बिल्कुल। और एक चीज और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, खास करके जब हम बच्चे के वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के लिए सोचते हैं, तो उसमें हम बच्चे के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ में पेरेंटल इंटरेस्ट जो है और सोसाइटी में किस तरह के जॉब का डिमांड है, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखनी चाहिए। और क्योंकि अगर मान लिया जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है किसी जॉब में, और उस जॉब को अगर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए उस जॉब में, तो शायद वो अचीव नहीं ना कर पाए। दूसरी बात है क्या कि कई मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि खास करके पेरेंट्स ये लाइक नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे क्यों पेपर बैग बनाए, और उन बच्चों को पेपर बैग बनाने के लिए सिखाया जा रहा है, तो वो सस्टेन नहीं कर सकता है। तो पेरेंटल डिज़ायर क्या है, और खास करके जब जॉब सेटिंग करते हैं तब, और बच्चे का क्या डिजायर है, कम्युनिटी में किस तरह के लोग रह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अरे फलाने के बच्चे ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके उसके बाद जॉब सेटिंग करना। ट्रेनिंग का जहाँ तक है कि ये होम बेस्ड ट्रेनिंग भी हो सकता है, सेंटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है, और साथ साथ जॉब साइट ट्रेनिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें, और ख़ास करके ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को हमेशा एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, और वो उन्हें सही दिशा दे सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोच, दिशा, गति, ये सारी चीज़ें सभी को नहीं पता रहता है, जो कि एक प्रोफेशनल ही लोगों को बता सकता है कि कब और किस वक्त किस तरह से बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए, और कहाँ दी जाए, और कैसे उसको गोल को अचीव की जाए। तो ये सारी चीजें, मतलब हर बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी। जैसे आज के हमने सेशन में अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करा वोकेशनल रिहैबिलिटेशन फॉर द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। As we know, rehabilitation is very, very much important in every aspect to make an individual independent. Thank you so much, sir, for giving informations to our viewers. That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much. थैंक यू। इवन ये इसके बारे में बताते हैं, अगर ये प्रेजेंटेशन चलो करो।